Hi colleagues, myself Dr. Bhavesh Modi. I am Assistant Professor in Department of Education, Veer Narmad South Gujarat University, Surat. Uh, First of all, I congratulate all of you because you have joined short-term course in HRDC Gujarat University, Ahmedabad. This course will be very helpful to your professions, especially in teacher education fraternity. Uh, Today we are discussing about the research paper writing. This is so challenging for all of us because day to day the index factor of a research magazine is indicating that we have to improve our research quality, and whenever we finish our research we have to publish our article in certain magazine that will be approved in यूजीसी वेबसाइट. तो शुरू करते हैं कैसे हम अनुसंधान पत्र को लिखें. तो सबसे पहली स्लाइड आपको दिखाई देती है कि अभी विश्व में ढेर सारा ज्ञान उपलब्ध है. ज्ञान का विस्फोट हुआ है, एक्सप्लोजन हुआ है. इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी चारों ओर उपलब्ध है. वो जो इंफॉर्मेशन है उसको नॉलेज में कैसे कन्वर्ट करें वो भी एक प्रश्न है, क्योंकि जो कुछ भी मानो कि इंटरनेट पर उपलब्ध है वो सभी चीज मेरे लिए लाभदायी नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है. तो फिर क्या होता है कि वैरायटी ऑफ डायरेक्शन से ढेर सारी इंफॉर्मेशन है, उनमें से हमारे जो बेनिफिट की जो चीज है, हमारे जो काम की जो चीज है उसको हमें ढूंढना है. तो अभी इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी माहिती उपलब्ध है. फिजिकल सोर्सेज भी इतने ज़्यादा है कि लाइब्रेरी में भी पुराने ज़माने से शुरू करके अभी तक का नॉलेज उपलब्ध है. थीसिस है, डिजर्टेशन है, मैगजीन है, ढेर सारा मीडिया भी है जो हमें माहिती उपलब्ध कराते हैं. तो ये सब माहिती है जो उनको हमें कैसे प्राप्त करना है वो भी एक चैलेंज है. अभी हम सभी लोग जब ये मैगजीन पढ़ते हैं टीचर्स, तो क्या होता है कि क्यूरोसिटी होती है कि ऐसा काम अमेरिका में हुआ है, जापान में हुआ है, क्या इंडिया में नहीं हो सकता. जैसे अभी साइकोलॉजी बेस्ड रिसर्चेस बहुत सारे ऐसे हैं, खास करके अभी जो चल रहा है एक ट्रेंड कि बच्चों जो अक्षम बालक है उनका लर्निंग, उनकी जो मेंटल एबिलिटी है उनके बारे में बहुत सारा संशोधन हो रहा है. तो ये जो क्यूरोसिटी है उनके रिगार्डिंग हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उनके रिगार्डिंग हमारे सामने क्वेश्चंस होते हैं कि क्या उसका अनुसंधान हो सकता है, उसका रिसर्च हो सकता है. तो ये सब हमारी जो सोच है ना, उनमें से संशोधन की शुरुआत होती है. तो डोर ऑफ रिसर्च ओपनिंग व्हेन क्यूरियोसिटी एंड क्वेश्चंस अराइजेस इन आवर माइंड. कौन कर सकता है ये संशोधन? तो हम लोग जानते हैं कि ऐसे कोई पर्टिकुलर हमारे में योग्यता नहीं होनी चाहिए. हम निश्चिंत ये मानते हैं कि हम एमएड होने चाहिए, हम एमए होने चाहिए, उसके बाद हम पीएचडी कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं. तो अगर एक प्राइमरी स्कूल का टीचर भी रिसर्च करना चाहे तो वो कर सकता है. हम जानते हैं कि एक्शन रिसर्च एक ऐसा एरिया है कि जहाँ एक सामान्य शिक्षक के वर्गखंड में जो कुछ भी उनके सामने चैलेंज होती है, उनके प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए वो एक छोटा सा रिसर्च करता है, दैट इज एक्शन रिसर्च. तो कोई भी बंदा वो कर सकता है.
वैसे ज़्यादातर हमने देखा है कि एजुकेटर्स और प्रोफेशनल्स लोग हैं वो संशोधन अनुसंधान ज़्यादा करते हैं। खास करके स्कूल्स और हायर एजुकेशन एनवायरनमेंट में जो लोग रहते हैं, जो लोग हमेशा सोचते रहते हैं कुछ नया करने की चैलेंज वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो दैट इज द डोर ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। अभी रिसर्चर क्या होता है कि वो रिसर्च तो कर देता है, पर जब उनको बोला जाए कि आपने जो संशोधन किया है उनको वर्ल्ड क्लास मैगजीन में आप पब्लिश करें, नेशनल मैगजीन में पब्लिश करें, स्टेट लेवल में पब्लिश करें, तो फिर क्या होता है कि दैट इज बर्डनसम टास्क। वो कह देता है कि एक कंटाला वाला पूरा जॉब है, बर्डनसम है, वो थक जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके लिए हम लोग आज मिले हैं कि आप लोग रिसर्च करते हैं तो उनको एक स्टैंडर्ड पेपर फॉर्म दीजिए और फिर उनको पब्लिश कीजिए। यहाँ पे डेफिनेशन एक बुक में से मैंने लिया है कि द रिस्पॉन्सिबल टीचर्स नोज दैट इट इज राइट फेस एंड फाइट द एडवर्स सिचुएशन आफ्टर देन गिविंग इट अप। छोड़ देना उससे बेहतर है कि आप चैलेंज का सामना करें, बिकॉज गिविंग अप इज नॉट सॉल्यूशन। आप संशोधन कर देते हैं या फिर संशोधन छोड़ देते हैं, वो सही तरीका नहीं है, बट स्टैंडिंग अप इज द करेक्ट रिजोल्यूशन। पर आप उनका सामना कीजिए। तो वही हम सभी टीचर्स के लिए जरूरी है कि उसका सही जो फेस है, सही जो उसका आयाम है, उसको आप ढूंढिए। और उसके लिए कॉलेज टीचर्स हैज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर डूइंग रिसर्च। तो उनको सभी लोगों को जो कुछ भी मन में प्रश्न होते हैं, क्यूरोसिटी होती है, उनके लिए संशोधन करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? पब्लिश। आप जो जानते हो आपके पक्ष तक ही सीमित मत रखिए, वो सोशल समाज में उसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए। मैगजीन में या फिर कोई बुक के माध्यम से आपके सामने ये आना चाहिए, लोगों के सामने आना चाहिए। तो ये जरूरी है। हम सब लोग जानते हैं कि पूरा रिसर्च प्रोसेस कैसा होता है कि जो कोई व्यक्ति पर्सन है वो संशोधन करना चाहता है, वो अनुसंधान करना चाहता है, तो सबसे पहले उसके मन में एक विचार आना चाहिए, दैट इज रिसर्च आइडिया। फिर क्या होता है कि उसके मन में एक विचार आता है, तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम ही हैज थिंक्ड और शी हैज थॉट, उसके पहले भी किसी ने सोचा होता है या फिर कोई कार्य किया होता है, तो उसका लिटरेचर होता है, उसका एजुकेशनल लिटरेचर रहता है पूरा, तो उनका रिव्यू करना पड़ता है। आप सभी ने एमएड कोर्स किया होगा या फिर एमए या फिर एमकॉम किया होगा, उसमें एक छोटा सा रिसर्च किया होगा, उनका एक आपने डिसर्टेशन या फिर थीसिस बनाया होगा। तो उसके लिए आप लाइब्रेरी में गए होंगे या फिर शोध गंगा जैसी चैनल से या फिर वेबसाइट से आपने उसका रिसोर्सेज लिया होगा। तो लिटरेचर रिव्यू बहुत नेसेसरी है। उसका थियोरेटिकल बेस आपको जानना है कि थियोरेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम कैसा होता है। अभी तो लिटरेचर तो ढेर सारा है, पर आपके काम का क्या है वो आप देख लीजिए। तो दैट इज थियोरेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। अभी क्या होता है कि जैसे आपके सामने ये रिसर्च आता है, उसका थियोरी आपके सामने आता है, तो सबसे जरूरी ये है कि जो प्रयोग सिद्ध रिसर्च प्रश्न है उनको आपको ध्यान में रखना है, मीन्स ऑपरेशनलाइजेशन उनको। जैसे कि इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल हुआ, तो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल का वर्गखंड की परिस्थिति में, क्लासरूम कंडीशन में डेफिनेशन क्या होगा, क्वेश्चन क्या होगा, वो आपको सोचना है। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 के बारे में बहुत सारी बातें होती है अभी, तो उनके रिलेटेड आपको रिसर्च करना है। तो नेशनल पॉलिसी एजुकेशन से वो फाउंडेशनल स्कूल के बारे में क्या कहती है, वो उसका ऑपरेशनल डेफिनेशन होगा।
गुजरात की स्कूल से है तो वो फाउंडेशनल स्कूल्स कौन सी गुजरात की, तो उसका डेफिनेशन, उसका क्वेश्चन बनाना है। तो ऑपरेशनल डेफिनेशंस ऑफ द कीवर्ड्स जो हम कहते हैं ना, इसके रिलेटेड ये रिसर्च क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। फिर सबसे जरूरी चीज आती है रिसर्च डिजाइन। आप कैसे रिसर्च करेंगे उनके बारे में देख लीजिए, तो ये जरूरी है। फिर आता है आपको फील्ड में जाना है, डेटा कलेक्शन करना है, कौन सा आपका पॉपुलेशन रहेगा, कौन सा सैंपल रहेगा, कौन सा टूल इस सैंपल को देना है, तो उनके बारे में जो सोच है वो डेटा कलेक्शन रहता है। डेटा कलेक्ट करने के बाद सबसे चैलेंजिंग वर्क रहता है डेटा एनालिसिस। तो बहुत सारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स उपलब्ध है, उनका आप उपयोग करके आपने जो संशोधन के रिलेटेड प्रश्न बनाए हैं उनके आंसर्स फाइंड करने हैं पूरी रिसर्च प्रोसेस में। फिर आता है थियोरेटिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द रिजल्ट। आपके सामने थियरी है जो आपने लिटरेचर रिव्यू में देखा था, अभी उनके सामने उसका कंपैरिजन करना है, उसका फलितार्थ फाइंड करना है। और जब कंपैरिजन खत्म होता है तब आपको ये सोचना है कि मैंने जिन थीसिस, डिसर्टेशंस या फिर मैगजीन में से पढ़ा है उनके साथ अपना सॉरी अपना रिसर्च कैसा इफेक्टिव है, उसके साथ कंपैरिजन करिए। ज्यादातर क्या होता है कि यहाँ लोग रुक जाते हैं कि रिजल्ट मिल गया, वो आपने दिखा दिया, खत्म। पर सबसे जरूरी ये है कि पहले जो रिसर्च हुआ था उसके सामने ये रिसर्च कितना इफेक्टिव है या फिर कितना जरूरी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी अच्छी चीजें मिली होगी, शायद आपको कुछ ड्रॉबैक्स भी मिले होंगे, आपको कुछ लर्निंग भी हुआ होगा, तो उसके साथ आप कंपैरिजन करिए। अर्ली रिसर्च के साथ अपना रिसर्च को कंपेयर कीजिए। और सबसे जरूरी लास्ट में आता है जो सभी लोगों को जानना बहुत ही उत्सुक होते हैं सभी लोग, कि कंक्लूजन्स क्या मिला। जैसे कि अभी हम रिसर्च पेपर के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो ये प्रोग्राम अभी हम आईसीटी मोड से पढ़ रहे हैं, चॉक एंड टॉक मेथड से भी आपने पहले पढ़ा होगा। तो इन दोनों में से कौन सा इफेक्टिव रहा लर्निंग के बेस पर, तो वो जानना जरूरी है, उनका कंक्लूजन मिलता है। तो पूरा रिसर्च जो प्रोसेस है वो रिसर्च आइडिया से शुरू होके लिटरेचर रिव्यू, फिर थियोरिटिकल फॉर्मेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, फिर एम्पिरिकल रिसर्च क्वेश्चंस जहाँ पे प्रश्न भी होते हैं, हाइपोथेसिस भी होती है, परिकल्पनाएं भी, उत्कल्पना भी होती है, फिर रिसर्च डिजाइन जिसमें आपको टूल बनाना है, कैसे आप डेटा कलेक्ट करेंगे उनके बारे में सोचना है। डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर वो डेटा को एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर आप उनके आधार पर स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं, रिजल्ट्स फाइंड करते हैं। उन रिजल्ट को पुराने जो स्टडी हुए उनके साथ कंपैरिजन करके आप अपना पक्ष रजू करते हैं कि मेरा ये रिसर्च है वो करना जरूरी था। तो इसीलिए रिसर्च प्रोसेस की पूरी जो एक अंडरस्टैंडिंग हर एक रिसर्चर में होनी चाहिए, इसीलिए ये स्लाइड मैंने आपके सामने रखी है। अभी रिसर्च वर्क जब आपका होता है तो आप उनको किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये है ना वो पूरा थियोरिटिकल पोर्शन थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूँ कि रिसर्च आर्टिकल आप बना दीजिए, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट रिसर्च पेपर ही बनाइए, पर आप एक पूरा आर्टिकल तैयार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक मैंने इलस्ट्रेशन डाला है एग्जाम्पल कि हाउ टू राइट रिसर्च आर्टिकल। आपने अलग अलग बुक पढ़ी, रिसर्च थियोरिटिकल बुक्स, फिर वेबसाइट पर से कोई डिटेल मिली, उनसे आप अपने लॉजिक के हिसाब से एक आर्टिकल तैयार करते हैं, तो दैट इज रिसर्च आर्टिकल। फिर आता है स्टडी पेपर। जैसे अभी नेशनल पॉलिसी 2020 की बातें चल रही है, तो पूरी पॉलिसी आप स्टडी कीजिए और आपको जो लगता है उनके बारे में लिखिए कि ये अच्छी चीज है, ये चीजें चैलेंजिंग है, तो ये स्टडी पेपर बन गया। तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर अभी जो हम
बात कर रहे हैं, जिसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, दैट इज रिसर्च पेपर। कि कोई एक आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, जैसे कि कंपैरेटिव स्टडी ऑफ टू मेथड्स ऑफ टीचिंग। एक को आपने इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल से पढ़ा दिया, दूसरे ग्रुप को आपने इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल से पढ़ा दिया, और तीसरे ग्रुप को आपने ट्रेडिशनल से पढ़ा दिया। तो ऐसे 3 ग्रुप्स है, तो ये रिसर्च हो गया। तो उसके आधार पर आप रिसर्च पेपर तैयार कर सकते हैं। फिर एक रिव्यू पेपर भी रहता है, कि जैसे रिव्यू ऑफ स्कूल एजुकेशन लेवल्स इन इंडिया, कैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं अलग अलग लेवल पर भारतीय पाठशाला में, तो उनका रिव्यू कीजिए आप। पिछले 2 साल में कितना बदलाव आया है शिक्षण व्यवस्था में, तो उसके बारे में भी आप रिव्यू पेपर बना सकते हैं। और बहुत कम हमारे ध्यान में आया है ऐसा मोनोग्राफ, जो थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रहता है, कि पिछले 10-12 साल में कई स्टडी हुए हैं, तो उनका एक आप पूरा पेपर बना दीजिए। तो वो हो गया आपका मोनोग्राफ, जो है रिव्यू ऑफ रिसर्च वर्क डन इन गुजरात यूनिवर्सिटी फ्रॉम 2000 टू 2020। अलग अलग डिपार्टमेंट में रिसर्चेज हुए हैं गुजरात यूनिवर्सिटी में। तो आपको गुजरात यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाके उनका अलग अलग डिपार्टमेंट के जो आपका पसंदीद क्षेत्र है, एरिया है, उनके डिजर्टेशंस, थीसिस आपको देखने हैं, फिर उनका आपको रिव्यू करना है। तो मोनोग्राफी इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ रिव्यू। तो ऐसे अलग अलग तरीके से हम अपना रिसर्च वर्क है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। अभी इन सभी में हमको जाना नहीं है, हम तो जाना है रिसर्च पेपर में। तो अभी थोड़ी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, टिप्स है, वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले जरूरी है कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए कि आपके सामने जो रिसर्च प्रॉब्लम है उनको आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? साइंटिफिक मैनर से। जैसे यहाँ पे दिया है कि टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी सब्जेक्ट बाय साइंटिफिक मैनर वन हैज टू गो थ्रू डेटा कलेक्शन। कैसे साइंटिफिक मैनर रहेगा? कि पहले आपको डेटा कलेक्ट करना है, वैसे टेबल वर्क से नहीं करना है, आपको जाना है फील्ड में, फिर एनालिसिस करना है, फिर इंटरप्रिटेशन करना है। उनके बारे में भी आपको रिसर्च बुक में बराबर पढ़ाई करके देखना है कि कैसे उसको इंटरप्रेट करें, फिर फाइंडिंग्स लिखने हैं। तो उसके कारण जो पूरा एक साइंटिफिक मैनर में प्रोसेस होता है, दैट इज रिसर्च। तो इसके बारे में लिखना है आपको, पर साइंटिफिक मैनर में लिखना है। उनका अभी आउटलाइन हम आपको समझाएंगे कि कैसे होता है। तो उस तरीके से, उस डिजाइन से आपको पूरा रिसर्च पेपर लिखना है। तो यहाँ पे कहा गया है कि दिस साइंटिफिक प्रेजेंटेशन ऑफ दिस एफर्ट्स कंस्टिट्यूट्स उनके कारण जो एक फॉर्मेट बनता है, जो एक परिरूप बनता है, वो रिसर्च पेपर है। जो आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूरा तैयार करते हैं, वो है आपका रिसर्च पेपर, जो एक अपना होता है। जैसे कोई किसी भी व्यक्ति का अपना बच्चा होता है, उनका कितना आनंद होता है, ऐसे रिसर्च पेपर का भी इतना ही हमें आनंद होना चाहिए कि हमारा रिसर्च पेपर है। Purpose of the research paper is to make significant contributions for the understanding and practice of education। क्यों हम रिसर्च करते हैं? तो वो हमें इस समाज को, इस सोसाइटी को बताना है कि आप अपनी जो एक समझ थी, अपना जो एक कंट्रीब्यूशन था, जैसे हम शिक्षा के क्षेत्र में सभी लोग काम कर रहे हैं, इसमें शायद कोई टीचर भी होगा इस वर्कशॉप में, इस शॉर्ट टर्म कोर्स में, शायद कोई कॉलेज में पढ़ाता होगा, कोई डिपार्टमेंट में पढ़ाता होगा। तो वो लोग जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एजुकेशन के जो फील्ड में काम कर रहे हैं, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, उनके बारे में हम रिसर्च पेपर के माध्यम से बता सकते हैं। रिसर्च पेपर है, उनका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है जो हमें ध्यान में रखना है।
सिक्वेंशियल प्रेजेंटेशन पूरा रहता है। रिसर्च पेपर जब आप लिखते हैं, पूरा प्रोसेस करते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, ऑब्जेक्टिव के आधार पर क्वेश्चंस या फिर हाइपोथेसिस बनानी है, फिर सैंपल के बारे में सोचना है, टूल एक या एक से ज्यादा टूल्स बनाने हैं, कई बार रेडीमेड टूल्स भी मिलते हैं, तो कैसे वो अपने सैंपल के हिसाब से, अपने रिसर्च प्रॉब्लम के हिसाब से सेट होगा कि नहीं, उसके बारे में सोचना है। फिर आता है डेटा कलेक्शन, तो वो भी होना चाहिए कि कई बार क्या होता है कि रिसर्च पेपर पूरा पढ़े पर उसमें कहीं पे भी डेटा कलेक्ट कैसे हो उसके बारे में पता ही नहीं चलता है। हम अभी एमएड के स्टूडेंट्स के कई डिजर्टेशंस चेक करने आते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी से, तो कई बार गैप्स दिखाई देता है कि कोई स्टूडेंट है वो डेटा कलेक्शन के बारे में भूल ही जाता है, पैराग्राफ या फिर डिटेल देना। फिर एनालिसिस भी जरूरी है, वो डिटेल भी होनी चाहिए। फिर इंटरप्रिटेशन कैसे किया आपने, वो भी आपको उसमें देना है। और सबसे जो महत्व है वो है कंक्लूजन्स, कि पूरा जो आपने जो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे उनके आंसर्स क्या मिले, वो रिसर्च पेपर में होने चाहिए। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव से शुरू करके कंक्लूजन्स का जो पूरा जर्नी है, दैट इज इन फॉर्म ऑफ रिसर्च पेपर, वो हम जान सकते हैं। हाइपोथेसिस इन ए रिसर्च पेपर आर टेस्टेड एंड प्रेजेंटेड बाय एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। कई बार क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है रिसर्च का, तो उनमें हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट होती है। कई बार केस स्टडीज में भी हाइपोथेसिस दिखाई देती है। कई बार सर्वे मेथड में भी हाइपोथेसिस होती है। तो मिक्स्ड मेथड जो होती है उसके हिसाब से कई स्टडीज क्वालिटेटिव भी होती है, क्वांटिटेटिव भी होती है, और कहीं मिक्स्ड भी रहता है। तो उन सभी में हाइपोथेसिस रहती है। तो हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए कौन सा स्टैटिस्टिक, पैरामेट्रिक या फिर नॉन पैरामेट्रिक सही रहेगा, उसके बारे में हमें उसमें इंडिकेशन करना है, तो रिसर्च पेपर हमारा अच्छा बनेगा। फिर दूसरी चीजें जो थोड़ी ध्यान में रखनी है वो भी इंडिकेट करते हैं कि देयर इज नो स्कोप फॉर सब्जेक्टिविटी इन अ रिसर्च पेपर। कई बार क्या होता है कि फाइंडिंग जो आते हैं वो हम छुपाते हैं स्टडी में, पर रिसर्च पेपर जब भी आप तैयार करें, जब भी आप सेंड करें एडिटर को, तो उसमें आपकी सब्जेक्टिविटी नहीं दिखाई देनी चाहिए। अभी तो बहुत ही पीयर रिव्यूड जर्नल्स हो गए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा हुआ है कि कई बार क्या होता है कि मेरा दोस्त कोई मैगजीन चला रहा है, मैं उनको सेंड कर देता हूँ और वो पब्लिश कर देता है, तो ये सब्जेक्टिविटी हो गई, तो वो नहीं होना चाहिए। तो वो जरूरी है कि आपका रिसर्च में आपका कोई सब्जेक्टिविटी नहीं होना चाहिए, अपना पक्ष नहीं होना चाहिए रिसर्च में। जब भी आप रिसर्च पेपर तैयार करें तब जो सही है वो लिखना है, जो गलत है वो लिखना है। बोथ डोर्स आर ओपन, आप किसी भी चीज पर सही ढंग से लगनी चाहिए। जो हुआ है, अगर दूसरा कोई पर्सन है तो उनको ये वैलिड लगना चाहिए, उनको ये रिलायबल लगना चाहिए। वो दूसरी कंडीशन में अपने स्टेट में वो ऐसा रिसर्च करे ना, तो उसके फाइंडिंग सिमिलर मिलने चाहिए, तो दैट विल बी ऑब्जेक्टिविटी। यहाँ पे सब्जेक्टिविटी नहीं चलेगी रिसर्च पेपर में। देन another thing is important that presentation in the research paper is scientific and meaningful। अभी लास्ट स्लाइड में बताया कि पूरा प्रोसेस है, अभी इसमें अभी थोड़ी स्लाइड्स के बाद यही हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसा साइंस है बनाने के लिए। और जो कुछ भी हम लिखते हैं वो अननोन पर्सन है, उनको मालूम नहीं कि ऐसे संशोधन। आप याद कीजिए अपने एमएड का या फिर एमए का पहला दिन, जब आपने ऐसे डिजर्टेशंस रीड किए थे तब 0 लेवल था। हमेशा एक चिंता रहती थी, एक फियर रहता था कि हमसे ये होगा कि नहीं ये काम। तो उनको एक सरल लगना चाहिए, एकदम एक डाइल्यूट प्रोसेस होना चाहिए। इसीलिए ऑपरेशनल शब्द रिसर्च में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप रिसर्च पेपर लिखे तब सामान्य व्यक्ति को भी ये समझ में आना चाहिए। द फैक्ट प्रेजेंटेड इन रिसर्च पेपर गेट जस्टिफिकेशन। कई बार क्या होता है
कि कोई चीज नहीं आई, जैसे कि अभी मैंने इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल बोला, तो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल क्या है, उसको आपको बताना होगा, जस्टिफिकेशन करना होगा फ्रॉम द कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम द अदर रिसर्चर्स। क्यों आपने दूसरे रिसर्चर्स के कंक्लूजन्स अपने रिसर्च में लिए, जैसे उसको हम एक शब्द कहें ना तो रिव्यू करना है। सेकंड चैप्टर आता है रिव्यू ऑफ द पास्ट रिसर्चेस, जो लिटरेचर होता है उनकी समीक्षा करते हैं, तो उसके बारे में हमें रिसर्च पेपर में जस्टिफिकेशन करना है। अदरवाइज क्या रहेगा कि लोगों को रीड करते हुए ऐसा लगेगा कि ये तो काम हो गया है, ये तो रिसर्च हो गया है, तो आपको जस्टिफाई करना है कि ये जो कार्य हुआ था वो महाराष्ट्र में हुआ था, गुजरात में नहीं हुआ था, गुजरात के स्टूडेंट्स के लिए ये करना जरूरी था। तो दूसरे रिसर्चर्स भी ऐसे काम करते हैं, आपने ऐसा रिसर्च क्यों किया, इसी क्षेत्र में क्यों किया। वैसे रिसर्च शब्द ही कहता है कि जो शोध हुई है उनको पुनः शोध करना है, उनको पुनः तपास करना है, तो दैट इज रिसर्च। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर पास्ट में हुआ है वो आप अभी नहीं कर सकते, यू कैन डू, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से कर सकते हैं। पर उसमें बात खास ये याद रखिए कि जो भी आप कार्य करते हैं इस रिसर्च पेपर में आपको उसको जस्टिफाई करना है, उसका इंपॉर्टेंस बताना है। इट इज कस्टमरी टू राइट रेफरेंसेस अकॉर्डिंग टू एपीएस स्टाइल। अभी परंपरागत ये हो गया है कि कई बार ये पूरा रिसर्च करने के बाद जो हमारे सामने चैलेंज आती है वो ये है कि कैसे हम अपने रेफरेंसेस लिखें। तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने पूरा स्टाइल दिया है, कैसे हर एक रेफरेंस को आपको लिखना है, बुक का रेफरेंस, ऑथर का रेफरेंस, रिसर्चर का रेफरेंस कैसे लिखना है, वेबसाइट पर से आपने कोई रेफरेंस लिया है तो उनको कैसे लिखना है। बट सम जर्नल्स इंसिस्ट ऑन देयर ओन स्टाइल्स। पर कई बार क्या होती है कि कोई जर्नल है जैसे कि लैंग्वेज में है तो वो MLA चलाते हैं, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन है तो उनकी स्टाइल से चलता है, तो वो आपको देख लेना है कि कैसे रेफरेंस लिखने हैं, वो आपको जान लेना है। वैसे आप पुराने मैगजीन देखें, उनके पुराने जो इश्यूज देखे तो उनसे आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से आपको रेफरेंस प्रेजेंट करना है। देन एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन इन रिसर्च पेपर। Analysis of data and interpretation in a research paper are done by statistical techniques. आपको अपने हिसाब से statistical analysis नहीं करना है, उनकी पूरा analysis of data कैसे होता है उनका पूरा statistics है। अभी मैंने बोला कि पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक है तो वो आपको पूरा थियरी पढ़ना है। कई बार क्या होता है कि हम लैंग्वेज के स्टूडेंट्स होते हैं और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ले लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ले लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि जब एनालिसिस के फेज में आते हैं तब दिक्कत होती है। तो उससे बेहतर है कि आप एनालिसिस ऑफ डेटा का पूरा थियरी पढ़ लीजिए, फिर उसको इंटरप्रिटेशन कैसे करना है। जैसे कि हाइपोथेसिस रहती है तो 0.01 लेवल पर वो सार्थक है कि नहीं, सिग्निफिकेंट लेवल के बारे में उनका अर्थघटन कैसे किया जाए वो भी आपको देखना है। तो ये दोनों चीज सबसे ज्यादा महत्वनी है। अभी लेआउट ऑफ रिसर्च पेपर कैसा रहता है, आपने कई सारे मैगजीन में देखा होगा तो आपको उनका परिचय है, उसका परिचय आपको पता ही है, पर मैं अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूं। 3 पार्ट्स मेन रहता है। पहला वाला है प्रिलिमिनरी पार्ट, जो प्रारंभिक विभाग रहता है। सेकेंड वन इज मेन टेक्स्ट, मुख्य विभाग रहता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मेन टेक्स्ट है। जैसे यहाँ पे फीस का फिगर दिया, उसको बाद में हम ध्यान में लेते हैं। और थर्ड वन इज एंड मैटर, लास्ट में आपको जो अपने रिसर्च पेपर में रखना है, जो दिखाना है, वो एंड मैटर है। प्रिलिमिनरी पार्ट में क्या रहता है, टाइटल पेज,
इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथर एंड एब्स्ट्रैक्ट। जैसे कि मैं एक रिसर्च टाइटल सोच लेता हूँ, मेरा पीएचडी का ही सब्जेक्ट था कि कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल एंड इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल विथ रेफरेंस टू साइंस टीचिंग। तो वो टाइटल पेज में मुझे टाइटल देना है जिससे पता चले ऑथर एडिटर को कि कौन से टाइटल पर ये हुआ है, रिव्यूअर को पता चले कौन से टाइटल पर ये रिसर्च हुआ है। फिर इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथर, डॉक्टर भावेश एम मोदी, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर पीएचडी स्कॉलर, गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, ऐसा लिखना है वहां पे। फिर मेरा पूरा जो रिसर्च है उनका एब्स्ट्रैक्ट डालना है, सारांश देना है। वो कैसे एब्स्ट्रैक्ट तैयार करना है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। फिर मेन टेक्स्ट रहता है जिसमें पूरा थियोरेटिकल जो आपका प्रैक्टिस हुआ है उनके बारे में आपको ड्राफ्ट देना है। उसमें इंट्रोडक्शंस जैसे मॉडल्स ऑफ टीचिंग की थियोरी हुई, फिर ऑब्जेक्टिव्स डालने हैं कि 3 ग्रुप है तो उनका कंपैरिजन के टू फाइंड आउट द इफेक्टिवनेस ऑफ इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल विथ रेफरेंस टू साइंस टीचिंग, ऐसा ऑब्जेक्टिव एक बना दिया। ऐसे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आपने सोचे उन सभी को वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। फिर पॉपुलेशन और सैंपल के बारे में आपको अपने रिसर्च पेपर में बताना है कि पूरा पॉपुलेशन था वो गुजरात की सभी स्कूल्स थी, उनमें से सैंपल के लिए मैंने 6 स्टैंडर्ड्स के ये स्कूल के 3 ग्रुप्स, जैसे एक्स स्कूल के 3 ग्रुप्स X1, X2, X3 मैंने डिसाइड किए थे। फिर टूल में मॉडल्स ऑफ टीचिंग, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल और इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल के बारे में मुझे इंडिकेशन करना है कि ऐसे मॉडल्स मैंने पहले डेवलप किए थे कंटेंट पेज पर। फिर एनालिसिस करना है, जैसे डेटा कलेक्ट होता है तो उसका एनालिसिस होता है। फिर इंटरप्रिटेशन रहता है, कंक्लूजन और इम्प्लीकेशंस। अगर मॉडल्स ऑफ टीचिंग हम स्कूल्स में एंटर करना चाहते हैं, उनको हम कंटेंट में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, देन वी हैव टू गिव अवर आर्ग्यूमेंट्स, दैट इज इम्प्लीकेशंस, कैसे हम उसको इफेक्टिव बना दें। और एंड मैटर में रेफरेंसेस एंड एंड नोट्स, अपेंडाइजिस उसमें रहती है, आप अपेंडिक्स डाल सकते हैं, पर बहुत कम ऐसा दिखाई देता है कि एंड नोट्स जरूरी है, नहीं है ऐसा। अभी रेफरेंसेस एंड मैटर में ज्यादा रहता है। अभी फिश का फिगर मैंने यहाँ पे एक वर्कशॉप से लिया था। हमारे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर है डॉक्टर गौरांग रामी जी, उनके साथ एक वर्कशॉप, उनके पास ही हमने एक वर्कशॉप अटेंड किया। फिर आपके जैसे ही हमने शॉर्ट टर्म कोर्स एक किया, उसमें भी रामी सर ने ये रिप्रेजेंट किया था और मुझे पसंद आया, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मेरा ये प्रेजेंटेशन है शॉर्ट टर्म कोर्स में, तो उसने अलाउ किया मुझे। और ये फिगर मैं आपके सामने उनकी स्लाइड्स में से ले रहा हूँ कि जैसे ये फिश है, मोस्ट ऑफ अस आर वेजिटेरियन, पर जो नॉन वेजिटेरियन है तो दे लाइक फिश मच, फिश मोर। सो सी दैट आप फिश को देखें तो जो उनका पहला पार्ट है, जो आई है, वो सब हम निकाल देते हैं। मानो कि ये निकाल दे अगर फिश में से टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड्स, तो बहुत कोई डिफरेंस नहीं रहता। पर मेन टेक्स्ट है जो फिश का मिडल पार्ट है, वो खाने के लिए ज्यादा उपयोग में आता है। तो इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, जिसको IMRAD के हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं एब्रिविएशंस में, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कोई रीडर है, जो कोई रिव्यूअर है, उनको ये जानना जरूरी है। तो टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट और कीवर्ड्स आप डालिए, वो जरूरी है। ऐसे हम सोच नहीं सकते कि सिर के बिना की फीस हो, सिर के साथ ही अच्छी लगती है। तो टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड्स जरूरी है, पर जरूरी मेन टेक्स्ट ये है। ऐसे पूछ वाला पोर्शन है वो जरूरी नहीं है अगर निकाल दीजिए तो, क्योंकि डिस्कशन में आपको पता चल जाएगा कि क्या उसके रिजल्ट्स मिले हैं। पर कंक्लूजन, एक्नॉलेजमेंट, रेफरेंसेस और सप्लीमेंट्री डेटा हम डालते हैं तो वो जरूरी है। पर अगर रिसर्च पेपर हमें तैयार करना है तो मेन टेक्स्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप ये
याद रख लीजिए कि IMRAD सबसे इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट और डिस्कशन। ये आपके रिसर्च पेपर में कहे ना कि एकदम कॉन्क्रीट रहना चाहिए, मजबूत आपका रहना चाहिए ये पक्ष, तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी पब्लिकेशन में। तो ये जरूरी है। अब आपको रिसर्च पेपर लिखना है तो कैसे लिखे? तो स्टेप्स फॉर राइटिंग रिसर्च पेपर। सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, सबसे पहले जो एक कहे ना कि सबसे चैलेंजिंग काम ये रहता है, बाद में हम उसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखेंगे, पर अभी थोड़ा थियोरिटिकल पोर्शन चल रहा है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर रिकॉर्डेड while studying relevant literature and tools constructions and details of references are noted। यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो आपको सही लगे, आप रिव्यू लिटरेचर का रिव्यू कर रहे हैं, आपका मन में क्यूरोसिटी हुआ, आपने सोचा कि ये फील्ड में मुझे एक रिसर्च करना है, तो आपने रिसर्च शुरू किया। उसके लिए आपने बुक्स पढ़ी, डिसर्टेशन, थीसिस, फिर इंटरनेट से शोध गंगा के माध्यम से कुछ मिला, इन्फ्लिबनेट के माध्यम से कुछ मिला। तो दीज ऑल आर रिकॉर्ड्स। आपको जो रिलेवेंट लगे लिटरेचर, उनके बारे में आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जो एक सैंपल टूल्स है, आपने देखा कि ऐसे टूल बना सकते हैं, उसका पूरा थियरी आपने पढ़ी है, यू डेवलप द टूल कंस्ट्रक्शन है। तो ऐसे कई बार क्या होता है कि हम रिसर्च टाइटल डिसाइड कर लेते हैं, एमएड के स्टूडेंट्स के साथ ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है। फिर जब टूल कंस्ट्रक्शन आता है तो फिर क्या होता है कि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि किसी ने काम नहीं किया, ऐसा काम करना है। फिर दिक्कत कहाँ पे आती है? टूल कंस्ट्रक्शन में। तो आपके पास थोड़ा रेफरेंस होना चाहिए कि कैसे टूल कंस्ट्रक्ट करें। नहीं कर सकते ऐसा नहीं, क्योंकि इस विश्व में सबसे पहला टूल किसी ने डेवलप किया होगा, उसके बाद जो सेकंड टूल डेवलप हुआ उसने फर्स्ट का रेफरेंस लिया होगा। 100% ने जो टूल किया होगा डेवलप, उसने 1 to 99 का रेफरेंस लिया होगा। तो ऐसे हम सोशियोलॉजी में ऐसा रहता है, एजुकेशन और सोशियोलॉजी में, कि आपके पास एक रेफरेंस टूल्स होना चाहिए जिससे बेहतर हो सके, आपकी समझ स्पष्ट हो सके। डिटेल्स ऑफ रेफरेंसेस, जो कुछ भी आपने पढ़ा है, देखा है, वो उनको आप नोट टेकिंग स्किल्स होता है ना, आप राइट कर लीजिए। आपको अगर रिसर्च पेपर बनाना है तो आपको लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा, इंटरनेट से फाइंड करना होगा, वर्ल्ड बेस्ड या फिर नेशनल बेस्ड मैगजीन्स आपको रिव्यू करने होंगे, उनको आपको पढ़ना होगा, उनके बारे में सोचना होगा, एक्सपर्ट्स के, आपके टीचर, एजुकेटर्स के साथ डिस्कशन करना होगा, आपके कलीग्स के साथ डिस्कस करना होगा। तो उससे बेहतर रिसर्च पेपर बन सकता है। अभी क्या होता है कि ये सब आपने कर लिया, कि आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिकॉर्ड कर लिए, फिर लिटरेचर पढ़ लिया, टूल कंस्ट्रक्ट कर लिया, रेफरेंसेस को नोट डाउन कर लिया। उसके बाद आता है पहला ड्राफ्ट, जिसको हम कच्चा ड्राफ्ट कहते हैं। प्रिपरेशंस ऑफ द फर्स्ट ड्राफ्ट टेंटेटिव रहता है। सेपरेट नोट्स आर मेड बाय कीपिंग इन माइंड द स्टाइल ऑफ पैटर्न ऑफ द रिसर्च पेपर, क्रिटिकल रीडिंग ऑफ द नोट्स फॉर प्रेजेंटेशन। यहाँ पे जो रिसर्चर है, जो अनुसंधान करने वाला व्यक्ति है, वो अपने हिसाब से, अपनी जो सोच है इसके हिसाब से थोड़ी नोट्स तैयार करती है। उस नोट्स में पहली स्पेलिंग मिस्टेक्स या फिर कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, आप तैयारी रखिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें करेक्ट स्पेलिंग होना चाहिए, ग्रामर करेक्ट होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। फर्स्ट ड्राफ्ट आपको जो मन में आता है वो लिखिए, कीपिंग इन माइंड द स्टाइल और पैटर्न ऑफ द रिसर्च पेपर। फिर आपको रिसर्च पेपर की जो पैटर्न है उसके हिसाब से आपको उसको डेवलप करना है। उसके लिए क्या करना होगा? क्रिटिकल रीडिंग जरूरी होगा, कि आपने अपने हिसाब से लिखा है। अब आप थोड़ा थियोरिटिकल पढ़ लीजिए कि हाइपोथेसिस कैसे लिखते हैं, टूल कंस्ट्रक्शन में क्या क्या ध्यान में रखना है, सैंपल सिलेक्ट करने के वक्त क्या क्या ध्यान में रखना है। तो उन सभी को आप क्रिटिकल रीडिंग के हिसाब से नोट्स तैयार कीजिए, फिर उसका प्रेजेंटेशन बना लीजिए। सेकंड ड्राफ्ट होता है जो थोड़ा कॉन्क्रीट ड्राफ्ट होता है, जो
एडिटोरियल बॉडी ने आपको बताया है, मैगजीन में लिखा है कि आपको इस तरीके से आर्टिकल ड्राफ्ट करना है, तो उसके हिसाब से आपको रिसर्च पेपर का सेकंड ड्राफ्ट बनाना है. रीराइटिंग ऑफ द फर्स्ट ड्राफ्ट मेंटेन फ्लूइडिटी ऑफ द प्रेजेंटेशंस बाय एलिमिनेटिंग टेक्निकल स्नैक्स और एरर्स. कई बार क्या होता है कि हमें अच्छा लगता है तो अगर हम अपने टीचर एजुकेटर्स को दे या फिर एक्सपर्ट को दे तो वो तुरंत ही उसमें से मिस्टेक्स निकाल देंगे कि ऐसे नहीं लिखते. इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा में ये ध्यान रखना होता है कि सिग्निफिकेंस लेवल है तो उसको इंडिकेशन करना है कि 0.01 लेवल पर इतना वैल्यू रहता है और यहाँ पे जो प्राप्त हुआ है, जो गेटिंग वैल्यू है, जो फाइंडिंग वैल्यू है वो इतना है, इसके हिसाब से आपको लिखना है. तो कंसल्टेशंस विथ एक्सपर्ट्स, आप निष्णात लोगों से मुलाकात कीजिए, इस क्षेत्र में जिसने काम किया है उनके साथ बात कीजिए, उनको बताइए. ऐसा नहीं है कि अपना रिसर्च हम छुपा के रखें, शेयर कीजिए. आप लोगों को बताइए कि आप पढ़ के बताइए कैसा लग रहा है, कोई करेक्शन हो तो मुझे बताइए, आई एम रेडी टू करेक्ट इट. तो ये जरूरी है. प्रिपरेशंस ऑफ द फाइनल ड्राफ्ट, अभी एक्सपर्ट के साथ आपकी बात हुई, उन्होंने करेक्शन दिए, आपको खुद को पढ़ के ऐसा लगा कि ये करेक्ट मुझे करना है तो आपने करेक्ट किया. फिर ड्राफ्ट शुड बी रीचेक्ड, द लिस्ट ऑफ द रेफरेंसेस शुड बी मेड. यहाँ पे खास ध्यान में ये रखना है कि जो एपीए स्टाइल अभी हमने बोला ना, उसके हिसाब से आपको पूरे रेफरेंसेस को रखना है. एंड चेक्ड टू द असर्टेन देयर ऑथेंटिसिटी. कई बार हम रेफरेंस लिख देते हैं कि ये वेबसाइट पर से ये डिटेल हमें थियोरी की मिलती है, पर अगर कोई चेक करना चाहिए ना तो उनको ये मिलनी चाहिए, तो वो ऑथेंटिसिटी रहती है कि वहाँ पे वो रहना होना चाहिए, वहाँ पे इंटरनेट पे वो चीज़ गूगल में मिलनी चाहिए, वो बुक लाइब्रेरी में मिलनी चाहिए, तो फिर ये ऑथेंटिसिटी रहती है. तो फिर से हम दोनों बातें कर लें कि सबसे पहले जरूरी है आपको प्रॉब्लम सिलेक्ट करना है, फिर आपको रफ ड्राफ्ट तैयार करना है, फिर सेकंड ड्राफ्ट में आपकी जो एरर्स है वो आपको एक्सपर्ट के साथ रह के उसको डिस्कस करना है, कंसल्टेशन करना है, करेक्ट करना है और आखिर में फाइनल ड्राफ्ट डेवलप करना है. अभी कौन सी चीज रिसर्च पेपर में नहीं होनी चाहिए, ऐसी थियरी भी बुक में हमें दिखाई देती है. ज्यादातर रिसर्च पेपर में कोटेशंस ज्यादा रहते हैं तो ये तुरंत ही रिजेक्ट हो जाएगा. तो आप कोटेशंस मत डालिए अपने रिसर्च पेपर में, अपने नॉलेज के लिए रखिए. पर कोटेशंस के रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये बात बताया था, गांधी जी ने ये कहा था, आइंस्टाइन ने ये बताया था, वो कोटेशंस आपको रिसर्च पेपर में नहीं डालने. ज्यादातर इंट्रोडक्शंस में ऐसा दिखाई देता है. यू विल प्लेस डेफिनेशंस, आप डेफिनेशंस रख सकते हैं पर कोटेशंस नहीं रखने हैं. फिर फुटनोट्स अभी जरूरी नहीं है आप रिसर्च पेपर में डालिए कि हर एक पेज पर आपने फुटनोट 1 2 3 4 के डाल दिया और फिर 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, वो नहीं जरूरी. थियोरिटिकल मैटर में ज्यादातर लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहता है रिसर्च पेपर में, वो आप ब्रीफली लिखिए, बहुत डिस्क्राइब मत कर दीजिए कि आपने क्या किया, उससे ज्यादा क्या मिलता है, पुराने जमाने में क्या हुआ है. रिव्यू ज्यादा डाल देते हैं, 10 रिव्यू डाल देते हैं तो 2-3 पेज ऐसे ही लग जाते हैं. तो वो थियोरिटिकल मैटर जरूरी नहीं है. आपने क्या किया है, आपको क्या मिला है, वही इंपॉर्टेंट है. टेबल्स एंड ग्राफ्स भी नहीं जरूरी. पहले एडिटोरियल बॉडी में, मैगजीन्स में ऐसे कहते थे कि आप टेबल्स डालिए, ग्राफ्स डालिए, पर वो थोड़ा पेज का लेंथ बढ़ जाता है. उससे बेहतर है कि आप वैल्यू लिख रहे हैं तो फिर टेबल्स की जरूरत नहीं है. आप बोल रहे हैं कि औज़ाई मिल रहा है तो फिर ये दिखाने की जरूरत नहीं है. तो ये सब जरूरी है. फिर पेज नंबर इन द बिब्लियोग्राफी, आप बिब्लियोग्राफी रखते हैं तो उसमें पेज नंबर डालना जरूरी नहीं है. फिर टेबल्स फॉर द सैंपलिंग, कैसे सैंपल लिया, एक्सपेरिमेंटल में 15 स्टूडेंट्स, ट्रेडिशनल में 15, ऐसा कुछ डिजाइन जरूरी नहीं है. कई बार फ्लो चार्ट्स भी कई लोग दिखाते हैं तो वो जरूरी नहीं. अभी हमने रिसर्च प्रोसेस का पूरा चार्ट आपको बताया
पूरा साइकिल बताया, तो वो जरूरी नहीं है कि आप अपने रिसर्च पेपर में डालिए, स्टडी पेपर में आप रख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की भी जरूरत नहीं है कि ये जो स्पाम है उनमें इतना मिला फ्रीक्वेंसी, वो जरूरी नहीं है। कैलकुलेशंस एंड फॉर्मूलाज भी जरूरी नहीं है। उसके लिए जिसको भी इंटरेस्ट है इस टॉपिक में वो उस बुक में से फाइंड कर लेगा, स्टैटिस्टिक्स बुक में से। कैलकुलेशन कैसे की है पूरा थियरी दिखाने का जरूरत नहीं है, स्टेप टू स्टेप सिर्फ आप लिखिए कि कौन सा आपने फॉर्मूला यूज किया था, वही एफ वैल्यू फाइंड किया था, टी वैल्यू फाइंड किया था, मीन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, इतना लिख दीजिए। अनडू मैटर्स, कई बार क्या होता है कि रिसर्च पेपर का जो टॉपिक है उसके साथ ये जो आप लिखते हैं कई चीजें वो कोई उसके साथ मैच ही नहीं होता है, तो दैट इज अनडू मैटर्स, बिन जरूरी है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो वो मत डालिए। और ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस, अभी बोला कि ग्राफ्स, वही लिखा है कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस मत डालिए कि आपने हिस्टोग्राम बता दिया कि एक्सपेरिमेंटल 1 का इतना वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल 2 का इतना, फिर ट्रेडिशनल का इतना, वो जब बताना जरूरी नहीं है। तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि रिसर्च पेपर आप जब भी बनाए तब ये चीजों को मत डालिए, कोटेशंस, फुटनोट, theoretical matter, tables, graphs, page number in the bibliography, tables for sampling, frequency distributions, calculations and formulas, undo matters and graphical presentations. अभी आपको इतनी समझ आई, अब आपने डिसाइड किया कि चलो थियरी तो पता चल गई, एक पेपर लिख के हम ये XYZ इंटरनेशनल जर्नल में डाल देते हैं। कई लोगों का उत्साह बहुत ज्यादा हो जाता है, वो स्टेट से शुरू नहीं करते, डायरेक्ट इंटरनेशनल से ही शुरू करते हैं। तो उन्होंने एक आर्टिकल, एक रिसर्च पेपर मैगजीन को सेंड किया, ईमेल किया। अब क्या हुआ कि आपको आंसर मिला। आंसर कैसे मिला ये मैंने अभी आपको बोला ना कि रामी सर के साथ एक वर्कशॉप में अटेंड मैंने किया, तो ये सब जानने को मिला, मुझे इंटरेस्टिंग लगा। और रामी साहब के साथ मैंने बात की कि आई वांट टू शेयर योर स्लाइड विथ पार्टिसिपेंट्स ऑफ द शॉर्ट टर्म कोर्स, और उसने तुरंत ही हर्ष के साथ, उत्साह के साथ किया कि दैट इज माय ग्रेटिट्यूड कि मेरी ये बात आप लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। और आप HRDC में ये शॉर्ट टर्म कोर्स कर रहे हैं तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। तो अभी क्या हुआ है कि जो एडिटर इन चीफ है वो आपको आंसर देता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, डियर सर और मैडम, वहां पे डैश डैश में आपका नाम, जैसे कि डियर मोदी सर, मुझको ये आंसर मिला है। वी रीराइट टू इन्फॉर्म यू दैट, हम आपको बार बार ये बताना चाहते हैं कि योर रिसर्च पेपर इज वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इंटरेस्टिंग नहीं है, हम जब भी पढ़ते हैं हमें अच्छा लगता है, बट नॉट सुटेबल फॉर पब्लिकेशन इन अवर जर्नल। पर हमारी जो जर्नल है उनके जो नियम है, उनके जो एक डिजाइन है, उनका जो कंडीशन है, उसके हिसाब से ये सुटेबल नहीं है। We encourage you to submit your research paper into another journal. आप ऐसा कीजिए कि दूसरे जर्नल में आपका आर्टिकल सेंड कीजिए। हम आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं, हम आपको ना नहीं कह रहे हैं, हम आपको प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आप दूसरे मैगजीन में अपना आर्टिकल सेंड कीजिए, परहैप्स इट विल बी पब्लिश। तो यहाँ पे देखिए, एडिटर इन चीफ इंटरनेशनल XYZ मैगजीन के है, वो आपको एनकरेज कर रहे हैं, आपको ना नहीं कह रहे हैं। ये भी सीखने की बात है कि आप किसी को ना मत कीजिए। आप अपने ट्रेनी से या फिर अपने स्टूडेंट से उनको कहिए कि आपका होमवर्क, आपका प्रोजेक्ट वर्क बहुत ही अच्छा है, बार बार कह रहे हैं हम आपको, अच्छा है आपका वर्क, इंटरेस्टिंग है, पर मुझे जो चाहिए आपके पास वर्क उसके हिसाब से बराबर नहीं है। तो ये आप प्रोजेक्ट दूसरे किसी बंदे को दीजिए, मुझे मत दीजिए। ये हमारे स्कूल में या फिर हमारी कॉलेज में नहीं चलेगा, हमारे डिपार्टमेंट में नहीं चलेगा। तो ऐसे आपके साथ भी, मेरे साथ भी ये बन सकता है। दैट इज शॉकिंग
कि आपके मन में प्रश्न होता है कि आई हैव डन ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन राइटिंग द रिसर्च पेपर। कई बार क्या होता है कि एक रिसर्च पेपर लिखने के लिए 6 से 8 महीने हम बिता देते हैं। होना चाहिए इतना, ऐसा नहीं कि आज विचार आया और कल मैंने तैयार करके परसों भेज दिया। तो ऐसा ही होगा, जो आंसर एडिटर इन चीफ ने हमको दिया वही होगा हमारे साथ। तो हार्ड वर्क करने के बावजूद भी ऐसा होता है। आई डोंट नो व्हाई माय रिसर्च पेपर गॉट रिजेक्टेड बाय द जर्नल। क्यों ऐसा हुआ कि मेरा रिसर्च पेपर ये एडिटर इन चीफ ने क्यों रिजेक्ट कर दिया? तो हम लोग जानते हैं कि जैसे ही आप सेंड करते हैं तो फिर ये जो एडिटर होते हैं वो देखते हैं कि उनके जो एडिटोरियल बॉडी है उनके हिसाब से ये बराबर है कि नहीं, नॉर्म्स के हिसाब से। फिर ये सेंड करते हैं किसको? रिव्यूअर को। वो रिव्यूअर भी कैसे होता है? ब्लाइंड रिव्यू होता है पूरा, कि ऐसा नहीं कि भावेश मोदी ने भेजा है तो उनका आर्टिकल है वो डॉक्टर मिलन भाई मिस्त्री ही चेक करेंगे। वो आर्टिकल है वो ऑक्सफोर्ड के फिर या फिर किसी भी और यूनिवर्सिटी के फैकल्टी को चेक करने के लिए भेजते हैं। ब्लाइंड रिव्यू होता है पूरा। आपका नाम जो होता है उसके बदले वहां पे एक्स या फिर वाई फिर आपका कोई रोल नंबर दे देते हैं कि ये 85 पर्सन नंबर 85 रिसर्चर नंबर 85 ने ये आर्टिकल भेजा है, ये रिसर्च पेपर भेजा है, आपको कैसा लग रहा है, आप रिव्यू कीजिए। ऐसा नहीं है कि 1-2-3 लोगों को भेजते हैं। फिर ये ब्लाइंड रिव्यू होता है, फिर ये यस और नो आंसर आता है। कई बार क्या होता है कि उसको रिवाइज करने के लिए भी बोला जाता है, और कई मैगजीन ऐसे भी होते हैं जो ऐसा आंसर दे देते हैं कि आप हमारे मैगजीन में, हमारे जर्नल में रहने दीजिए, दूसरे मैगजीन में डालिए, दूसरी जर्नल में शायद पब्लिश हो जाए। तो दे एनकरेज अस। तो अभी प्रश्न होता है कि तो फिर क्या ध्यान रखें? तो उसके बारे में फिर से एक प्रैक्टिकली रिवीजन हम करा देते हैं कि आपको सोचना है कि आप जो टाइटल बना रहे हैं अपने रिसर्च पेपर का, वो कंसाइजली द कोर कंटेंट ऑफ द पेपर, जो जरूरी है उन पर ही होना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने बोला कि इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, तो मॉडल्स तो ढेर सारे हैं, टीचिंग टेक्निक्स तो बहुत सारी है, इन सभी के बारे में आपको नहीं टाइटल में कोई बात रखनी है। आपने जो काम किया है उसके बारे में ही लिखना है और जितना जरूरी है इतना ही लिखना है। अभी हम उसको एलोबरेट करेंगे, अभी ब्रीफली बात करते थे। फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट। समराइज द मेजर एलिमेंट्स ऑफ द पेपर, जो सबसे जरूरी है आपके संशोधन के हिसाब से उनको ही आप उसमें रखिए एब्स्ट्रैक्ट में। अभी थियरी ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। आप कीवर्ड्स रख सकते हैं इसमें। आप कीवर्ड्स के बारे में जो सबसे बेहतर कीवर्ड है, जो समझाने की जरूरत है, जैसे स्कूल कीवर्ड है तो वो समझाने की जरूरत नहीं है एब्स्ट्रैक्ट में, पर मॉडल्स ऑफ टीचिंग कहां से आया वो आप लिखना है, दैट इज नेसेसरी। फिर आपके फाइंडिंग्स क्या मिले थे, आपने टूल कौन सा बनाया था, आपके रिजल्ट कहां पे काम में आएंगे, कैसे उसका यूटिलाइजेशन होगा, वो सब आपको समराइज करके एब्स्ट्रैक्ट में रखना है। फिर शुरू होता है मेन टेक्स्ट, इंट्रोडक्शन, प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट एंड रेशनल्स ऑफ द स्टडी, थोड़ा थियरी लिख दीजिए और क्यों जरूरी है ये स्टडी वो आप अपना पक्ष मजबूताई से रखिए, कॉन्क्रीटली कीजिए कि ये जरूरी था मेरे लिए रिसर्च करना। देन मटेरियल्स, डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन सो इट इज रिप्रोड्यूसिबल। आप अपनी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को एक्सप्लेन कीजिए, कैसी है आपकी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन क्यों है, ओनली पोस्ट टेस्ट डिजाइन क्यों है, पोस्ट फैक्टो डिजाइन क्यों है, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। फिर मेथड्स के बारे में एकदम जरूरी है कि एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर आपने कैसे किया, कैसे एक्सपेरिमेंट किया, वो मेथड आपको यहां पे रखनी है।
फिर रिजल्ट्स आते हैं। रिजल्ट्स में तो बहुत सारी चीजें आती है, पर आपको उसको समराइज करना है फाइंडिंग्स के रूप में। वहां पे इंटरप्रिटेशन नहीं डालना है, इंटरप्रिटेशन अलग रहेगा, वो आपको डिस्कशन में प्लेस करना है, डिस्कशन में रखना है। इंटरप्रेट द फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी, वहां पे डिस्कशन रखना है कि ऐसा रिजल्ट मिला है, अब क्या करना होगा, इम्प्लीकेशंस क्या होने चाहिए उसके। और आखिर में एक लास्ट पैराग्राफ रहेगा, वो समरी रहेगा कि नेशनल पॉलिसी ऑफ 2020 में ये चीज मैंने किंडरगार्टन स्टूडेंट्स के लिए स्टडी की, तो मुझे पता चला कि इतने इतने बदलाव करने होंगे हमारी स्कूल्स में, तभी ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ये जो स्कूल का पहला लेवल है वो इफेक्टिव रहेगा। तो उसको आपको समराइज करना है अपने पक्ष से। फिर एक्नॉलेजमेंट, कई लोग भूल जाते हैं, तो वो भी जरूरी है। कई मैगजीन में ये जरूरी नहीं समझते, पर ज्यादातर हम डिसर्टेशन और थीसिस में एक्नॉलेजमेंट को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो वो भी आपको एक दो लाइन में बताना है। जैसे मैंने यहाँ पे स्लाइड में लिखा है कि रिटाइप फ्रॉम रामी 2019 वर्कशॉप नोट्स में से मैंने लिया है, 8 नंबर की स्लाइड में से लिया है। देन रेफरेंसेस, लिस्ट ऑल साइंटिफिक पेपर्स, बुक्स एंड वेबसाइट्स दैट यू साइटेड। किसी को भी भूलना नहीं है, जिसके बारे में आपने निर्देश किया है, साइट किया है, उन सभी रेफरेंसेस को आपने दिखाना है इसमें, खास याद रखिए। तो डेट इज नेसेसरी। तो सबसे अच्छा साइंटिफिक रिसर्च पेपर कहां से शुरू होगा? टाइटल से। उसके बाद होगा एब्स्ट्रैक्ट, उसके बाद थियरी का इंट्रोडक्शन, क्यों आपके रिसर्च करना जरूरी लगा उसके बारे में बता दीजिए। फिर आपको पूरा मटेरियल उसमें डालना है, खास करके उसमें टूल है, सैंपल है, कैसे डेटा कलेक्ट हुआ, वो पूरा मटेरियल इसमें प्लेस करना है। फिर मेथड्स के बारे में दिखाना है कि कैसे, कौन सी मेथड आपने, सर्वे मेथड लिया, एक्सपेरिमेंटल लिया, कैसे स्टूडेंट्स के पास से रिस्पॉन्सेस आपको मिले, ये सभी मेथड आपको बतानी है, पूरी मेथडोलॉजी। फिर रिजल्ट्स के बारे में बात करनी है, कैसे एनालिसिस किया, कौन सा स्टैटिस्टिक्स यूज किया। पर यहाँ पे इंटरप्रिटेशन नहीं डालना, रिजल्ट्स ही रहने चाहिए। तो उससे हम कह सकते हैं कि ये मेथड है वो ज्यादा इफेक्टिव, ऐसा नहीं डालना यहाँ पे, यहाँ ऐसा नहीं लिखना है रिजल्ट्स में। तो उसके कारण भी कई बार रिजेक्ट हो जाता है कि रिजल्ट्स और डिस्कशन दोनों अलग चीज है। और आखिर में आता है समरी, पूरा पेपर खत्म होने के बाद समरी आता है। और लास्ट में आपको ऐसे एक मार्क करके लिखना होगा कि ये जो पेपर है वो मैंने मेरे एक्सपर्ट के गाइडेंस में तैयार किया है, या फिर ये टीचर ने मुझे हेल्प की है, उसके बारे में आप बता सकते हैं। फिर आता है रेफरेंसेस। कई बार कई अच्छे मैगजीन में रेफरेंसेस नहीं दिखाई देते हैं। अभी हमारे स्टूडेंट्स को हमने एक असाइनमेंट दिया है कि आप 2 पीयर रिव्यूड जर्नल लीजिए और उसका रिव्यू कीजिए। तो कई स्टूडेंट्स ऐसे बताते हैं ऐसे कि सर आपने फॉर्मेट बताया पर रेफरेंसेस इसमें दिखाई नहीं देते। शायद पब्लिकेशन में गलती हुई होगी, अदरवाइज कोई भी रिसर्चर रेफरेंसेस के अलावा अपना रिसर्च पेपर नहीं भेजता। तो एपीए स्टाइल में ज्यादातर रहता है रेफरेंस। तो जो भी आपने पेपर्स, बुक्स, वेबसाइट, लाइब्रेरी रिसोर्सेज का यूज किया है, उन सभी को आपको इसमें रखना है, रिसर्च पेपर में भूलना नहीं है। तो ये सब चीज ध्यान में रखिए। अभी पूरी जो प्रोसेस है रिसर्च की, उसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली अप्रोच से मैं समझाने का प्रयत्न करता हूं। फाइंडिंग ए टॉपिक सबसे बड़ी चैलेंज है। यहाँ पे फोटो दिया है कि जैसे हम माइन में से डायमंड या फिर कोल खोजने की प्रोसेस करते हैं, कितनी दिक्कत होती है।
कुएं में से पानी निकालना जैसा दिक्कत है, और एक ही बंदे को ये काम करना है। आपने वो माजी का नाम सुना होगा कि जिसने टनल बनाई थी पूरी बिहार में, अकेले बंदे ने ये काम किया था। तो दैट इज रिसर्च। कि उनको क्या हुआ कि दिक्कत हुई कि पूरा पहाड़ी चढ़ के उतर के फिर दूसरी जगह जाना पड़ता था, तो उससे बेहतर है कि एक टनल बना दे। तो ये माजी जो बंदे थे, अभी तो उसका डेथ हो गया, पर उन्होंने ये काम किया, अकेले काम किया। फिर गांव के लोग उनके साथ जुड़े और उन्होंने उनको हेल्प किया, पर स्टार्ट तो अकेले नहीं किया। तो रिसर्च क्या है कि हम नो डाउट ग्रुप रिसर्च कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं, पर रिसर्च पेपर जब आपको तैयार करना है तो आप टीम रिसर्च पेपर के अलावा अपने आप एक पेपर करने का प्रयत्न कीजिए। तो इसमें देखिए नील भी दिखाई दिया, हैमर भी दिखाई देता है, सभी चीजों को आपको ध्यान में लेनी है। ये हथौड़ा और ये सब लेके नहीं बैठना है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको जब रिसर्च करना है तब आपको रेफरेंस मटेरियल फाइंड करना है, रिसोर्सेज फाइंड करना है। तो सबसे पहला चैलेंज होता है फाइंडिंग ए टॉपिक। टॉपिक कैसे आप फाइंड करें? राइट अबाउट व्हाट यू नो। पहले आप ये लिखिए कि आप क्या जानते हैं, लिख दीजिए अपने आप एक डायरी में। Whenever possible, seek out a research topic that interests you and that you care about. आप पढ़ाते हैं क्लासरूम में, आपको ऐसा लगा कि कई बच्चे जब ज्योमेट्री आता है तो बेंच पर ऐसे लेट जाते हैं, डेस्क पर ऐसे माथा टेक के लेट जाते हैं। ऐसे क्यों ऐसा होता है? जब ज्योमेट्री होता है तब कई लोग आलस कर जाते हैं उस टाइम पे। तो क्यों ऐसा होता है? कई लोग मैथ्स के लेक्चर में से ही भाग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई स्टूडेंट जब डिसर्टेशन गाइडेंस का लेक्चर होता है ना, तभी कहता है कि मुझे इमरजेंसी है, ये काम में के लिए जाना है, भागते रहते हैं गाइड से। तो ऐसा होता है। तो जो कोई भी आपको ऐसा लगे कि ये दिक्कत, ये कुछ क्यूरोसिटी आपके मन में हो, तो आप उनको नोट डाउन कर लीजिए। कई बार ऐसा भी होता है कि जब मैं पढ़ता था तब ये टॉपिक पे काम करना चाहता था, ये रिसर्च करना चाहता था, पर नहीं कर पाया। चलो अब करते हैं, इंटरेस्ट है, दैट यू केयर अबाउट, आपसे ये हो सकता है। 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्व दिया जाता है। पहला है टाइम, सेकंड वन इज कॉस्ट, एंड थर्ड वन इज योर एबिलिटी। आपके पास समय है पूरा। कई बार कई रिसर्चेस है वो बेसिक रिसर्च जैसे बन जाते हैं। जैसे कि अभी कोविड-19 की परिस्थिति में हम सब लोग हैं, तो वैक्सीन का काम चल रहा है। जब मार्च में लॉकडाउन हुआ तब हम सभी को ऐसा था कि अप्रैल में वैक्सीन आ जाएगी, पर देर लगती है, क्योंकि ये एकदम अननोन कंडीशन थी हमारे लिए। हमें उसको समझना था, धीरे धीरे अब समझ में आ रहा है और दिसंबर तक अवेलेबल हो जाएगा। तो ये जो है यू केयर अबाउट, आप उनके लिए आप काम कर सकते हैं। आपको अपना लगना चाहिए। अभी मैंने बच्चे का एग्जांपल दिया था कि अपने बच्चे की हम कैसे केयर कर सकते हैं, करते हैं। ऐसे रिसर्च की हमें केयर करनी है, हमें अपने बच्चों की केयर करनी है, अपने स्टूडेंट्स की केयर करनी है कि उनके भले के लिए। क्यों ये क्लासरूम से भागते रहते हैं? क्यों उन लोगों को चॉक एंड टॉक मेथड से बोरिंग लग रहा है? उनके रास्ते के लिए। ऐसा नहीं सोचना है कि हम ऐसे पढ़े थे इसीलिए बच्चों भी ऐसे ही पढ़ेंगे और ऐसे ही रिजल्ट आएगा। यू हैव टू डू रिसर्च। क्या बदलाव हो सकता है? एम टू बिल्ड ऑन नॉलेज दैट यू ऑलरेडी हैव। आपके पास जो ज्ञान है उन पर आप अपना बिल्डिंग बनाइए, अपनी इमारत बनाइए। जैसे आपने एमएड किया, उसके बाद पीएचडी किया, अभी ये शॉर्ट टर्म कोर्स कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है? बिल्ड ऑन नॉलेज, आपका नॉलेज बढ़ता रहता है। अभी जैसे ये शॉर्ट टर्म खत्म होगा,
तो तुरंत ही आपको ऐसा लगे कि चलिए मोदी साहब ने बताया था, उसकी स्ट्रेटजी पर एक आर्टिकल या फिर रिसर्च पेपर तैयार करके भेजते हैं, मेहनत करते हैं। तो 2-3 महीने में आपने ट्राई करना है और फिर अच्छा एक पेपर मिलेगा, तो उससे फायदा सोसाइटी को भी, एजुकेशन फ्रेटर्निटी को भी होगा कि ये बंदे ने काम किया है, लोगों के ध्यान में आएगा। इफ द टॉपिक इज असाइंड, कई बार क्या होता है कि इंस्टीट्यूट से आपको टॉपिक मिलता है रिसर्च के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए। ट्राई टू डेवलप एन एंगल दैट विल इंटरेस्ट यू, आपको उसमें इंटरेस्ट लेना है। कबीर ने ऐसा बोला था कि अगर हो सके तो किसी को अपना बनाओ, अगर ये भी ना हो सके तो तुम किसी के हो जाओ। तो यहाँ आपको किसी का हो जाना है। जो टॉपिक आपको मिला है उनमें आपको तन्मय हो जाना है, उनमें आपको डाइल्यूट हो जाना है, आपको इंटरेस्ट लेना है। तो कहीं सारे रिसर्चेस शोध गंगा पर मैंने देखा था कि भाई लिटरेचर का बंदा है पर उसने मॉडल्स ऑफ टीचिंग में भी काम किया है। भार्गव भाई रावल हमारे भावनगर यूनिवर्सिटी सेल्फ फाइनेंस बीएड कॉलेज में है, तो उन्होंने संस्कृत सब्जेक्ट में मॉडल्स ऑफ टीचिंग पर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पे काम किया है। तो इंटरेस्ट लिया उसने लर्निंग किया और फिर उसने रिसर्च किया। देन रन द आइडिया बाय योर इंस्ट्रक्टर, आपको गाइडेंस भी मिलेगा। तो आप रिसर्च पेपर तैयार करना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, जैसे कि अभी हमने सोचा कि जो स्पेशल चाइल्ड है, जो स्पेशल स्टूडेंट्स है, तो इनके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन अभी चल रहा है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन नया टॉपिक है, चलिए इसमें रिसर्च करते हैं। तो आप पढ़िए इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, इस क्षेत्र में, एरिया में कौन कौन से काम हुए, किन किन लोग इसका नॉलेज शेयरिंग कर सकते हैं, आपको हेल्पफुल बन सकते हैं, आपको उनको मिलने जाना है, टेलीफोनिक टॉक करना है, व्हाट्सएप भी अभी अवेलेबल है। तो आपके अंदर एक ऐसा होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है, दैट इज नेसेसरी। सेकेंड वन इज डेवलपिंग एन इफेक्टिव रिसर्च क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि आपने बना दिए, आप लोगों को बताइए कि ऐसा मेरा सोचना बराबर है कि नहीं। तो रिसर्च क्वेश्चन है वो एकदम इफेक्टिव होने चाहिए, तो वो जरूरी है। अभी टाइटल रिसर्च पेपर का कैसा होना चाहिए, वो थोड़ा मैंने 3 पॉइंट में यहाँ पे रखने का ट्राई किया है, रामी सर के साथ ही डिस्कस करके ये स्लाइड तैयार किया है। द टाइटल समराइज द मेन आइडिया और आइडियाज ऑफ योर स्टडी। पूरा टाइटल पढ़ने पे पूरा स्टडी आपको समझ में आ जाए, कि जैसे अभी मैंने बोला कि कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल एंड इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल विथ रेफरेंस टू साइंस टीचिंग। तो इसमें पता चल गया कि कंपैरिजन हुआ है, 2 मॉडल का हुआ है, साइंस में हुआ है, तो उससे पता चल जाना चाहिए पूरा स्टडी का। अ गुड टाइटल कंटेन्स द फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स, जो जरूरी है वही रखना है। एडिक्यूट, जो एकदम आपको बेहतर लगता है वही डिस्क्राइब करना है। कंटेंट, पर्पस ऑफ योर रिसर्च पेपर, जिससे आपका रिसर्च पेपर का पर्पस पता चले कि ये करना जरूरी था, कुछ नया लगना चाहिए। अभी सबसे जरूरी बात सेकंड पॉइंट में रखिए, द टाइटल इज विदाउट डाउट द पार्ट ऑफ ए पेपर दैट इज रीड द मोस्ट एंड इट इज यूजुअली रीड फर्स्ट। टाइटल ऐसी चीज है कि पेपर को हम पढ़े नहीं, उससे पहले पता चल जाता है कि पूरा स्टडी क्या है, क्योंकि वो सबसे पहले ध्यान में आता है टाइटल। जैसे हम टेक्स्ट बुक लेते हैं तो ऊपर लिखा होता है कि मैथमेटिक्स, साइंस, संस्कृत, गुजराती, वो लिखा होता है, उससे पता चल जाता है कि अंदर कौन सा कंटेंट है। वैसे टाइटल है वो सबसे पहले नजर में आता है, तो वो सबसे जरूरी है। इफ द टाइटल इज टू लॉन्ग, अगर मानो कि टाइटल बहुत लंबा है, अननेसेसरी वर्ड्स इसमें है, तो वो नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि स्टडी टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ
न्यू लेटेस्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऐसा लंबा खींच के बनाया है, अभी तो अधूरा रखा है, बाकी है, अभी और भी लंबा है, तो वो जरूरी नहीं है। अभी देखो 2 डुप्लीकेशन लग रहा है, स्टडी और इन्वेस्टिगेट। लेटेस्ट ऐसा लिखने का जरूरी नहीं। NEP 2020 शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, या फिर पूरा लिखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 20। लेटेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। 2020 आप फिगर्स में लिख दीजिए, वर्ड्स में क्यों लिखा है, तो ये जरूरी नहीं है। ऑन द अदर एंड, दूसरी तरफ ये भी जरूरी नहीं है कि बहुत छोटा हो जाए, जैसे कि मैंने इतना ही लिख दिया नेशनल पॉलिसी 2020, तो ऐसा नहीं चलेगा। क्या कुड बी द टाइटल ऑफ ए बुक, जैसे ऐसा लग रहा है कि किसी बुक का टाइटल है, बट इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन ऑन द फोकस ऑफ रिसर्च पेपर। पर जो आप रिसर्च पेपर बनाया है, जो आपने लिखा है पूरा पेपर, उसके बारे में कोई डिटेल नहीं बता रही ये टाइटल। तो बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए, छोटा भी नहीं होना चाहिए। द टाइटल शुड बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल टू सस्टेन द इंटरेस्ट एंड एज शॉर्ट एज पॉसिबल टू कवर सब्जेक्ट। टाइटल इंटरेस्ट और सब्जेक्ट दोनों के हिसाब से एक ही तरह का होना चाहिए, वो सबसे जरूरी है। बराबर। जो पढ़ने के बाद टाइटल पढ़ के हमें ऐसा लगना चाहिए कि ये हमें पढ़ना है, हमें इंटरेस्टिंग बनना चाहिए, और इतना शॉर्ट होना चाहिए कि पूरा सब्जेक्ट को वो कवर कर सके, वो सबसे जरूरी है। अभी पहला ड्राफ्ट लास्ट में हमने बोला था कि पहले जो फोटो बताया था वो क्या था कि कोई माइन में कोई मजदूर पूरा खुदाई कर रहा है और डायमंड निकाल रहा है, वो रिसर्च हो गया। पर अभी वो रिसर्च का ड्राफ्ट है, वो फिटिंग जैसा है, इंजीनियरिंग जैसा है, उसमें स्पेशलाइजेशन जैसा है। जो माइन में काम करता है वो इंजीनियर नहीं रहता, वो मजदूर रहता है, वो मजदूरी करता है, उसको पता नहीं क्या है। तो रिसर्च मजदूरी नहीं है, रिसर्च है वो इंजीनियरिंग जैसा स्किल्स है, बोल्ट है, बराबर ने पैचिंग है उसमें। तो ऐसे टूल्स वाला पूरा है, यहाँ पे टूल्स है मेन पोर्शन। जो फर्स्ट ड्राफ्ट हम तैयार करते हैं, डेवलप करते हैं, उनके लिए सबसे जरूरी है टेक्निक्स टू हेल्प योर स्टार्ट राइटिंग। कौन सी ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हैं जो आपको मदद में आएगी। इसके लिए आपको रिसर्च एप्टीट्यूड और एटीट्यूड दोनों डेवलप करने पड़ेगी। सबसे 4 चीजें यहां पे दिखाई देती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग है, फ्री राइटिंग है, क्लस्टरिंग है और यूजिंग ड्राफ्ट। ये 4 सिक्वेंशियल डिटेल होनी चाहिए। ऐसा जरूरी 4 और 4 आप साथ में रखें, 1-2 होगी चलेगा, पर आपको ये करना जरूरी है। ये फेज से आपको पसार होना है, उसमें से निकलना है, तभी फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार होगा। क्या है ये पूरी थियरी देख लीजिए। दिस स्ट्रेटजीज हेल्प यू टू एक्सप्लोर योर टॉपिक बिफोर यू बिगिन रिसर्चिंग इट। आप रिसर्च शुरू करें उससे पहले जरूरी है कि आप ये पूरे जो प्रक्रिया क्रम है उसमें से पास आउट हो, उसमें से पसार हो। दे गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू गेट योर थॉट डाउन ऑन पेपर विदाउट वरिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, ग्रामर, स्पेलिंग एटसेट्रा। सबसे पहली जो लिखी है ना चीज, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग है। उसमें आपको सोचना है, बार बार रीड करना है, जो कुछ भी लिटरेचर है उसको 1 से ज्यादा बार आपको सोचना है, पूरा रिफ्लेक्टिव प्रोसेस होना चाहिए। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है। दूसरों के ग्रुप के साथ डिस्कस करना है, दोस्तों के साथ डिस्कस करना है, टीचर के साथ डिस्कस करना है टॉपिक, तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग रहेगा। उसके बाद फ्री राइटिंग में अभी लिखा है कि जो मन में आए वो लिख दीजिए। उसमें आप ऐसा मत सोचिए कि ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, इसमें ग्रामर डिफिकल्टी है, उसमें स्पेलिंग भूल है, चलेगा। फर्स्ट ड्राफ्ट में सब कुछ चलेगा। देयर विल बी अ प्लेंटी ऑफ टाइम टू वरी अबाउट दिस थिंग्स व्हेन यू रिवाइज योर लेटर ड्राफ्ट्स। अभी आप जो मन में आया वो लिखिए, बाद में आपके पास टाइम रहेगा, अब बार बार उसको रिवाइज करना।
तो आपको अपनी गलती ग्रामर में दिखाई दी, उसको करेक्ट कर दिया। अभी तो सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध है कि आप अपना पूरा पेपर डाल दीजिए, कितनी ग्रामर एरर्स है, कितनी ऑर्गेनाइजेशन की एरर है, कितनी स्पेलिंग की एरर है, वो सब कुछ करेक्ट करके देता है। गूगल ट्रांसलेट है, वो सब कुछ करेक्ट करके देता है, पूरा सॉफ्टवेयर है आपके पास। तो ये कोई दिक्कत नहीं। कई बार इसीलिए हम रिसर्च नहीं करते कि मेरा इंग्लिश बराबर नहीं है, तो यू राइट डाउन एनी स्पेलिंग्स, एनी ग्रामर, इज, वॉज, हैज, हैड, जो भी आपके मन में आया वो लिख दीजिए। पास्ट टेंस में लिख दीजिए, प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर में लिख दीजिए। फिर एक्सपर्ट है या फिर यह सॉफ्टवेयर है, वो आपको बताएगा कि आपका रिसर्च खत्म हो गया है, इसीलिए यह पास्ट टेंस में आएगा सेंटेंस। ये रिसर्च आपको करना जरूरी है, इसीलिए आपने सोचा, इसीलिए फ्यूचर टेंस में आएगा। तो ये सब इंटरनेशनल मैगजीन में आप जब रिसर्च पेपर भेजना चाहते हैं, सबसे बड़ा यही क्वेश्चन है कि ग्रामर और स्पेलिंग नहीं है हमारे पास इतना नॉलेज। तो अभी टेक्नोलॉजी आपके हेल्प के लिए है। यू कैन यूज ऑल ऑफ दिस टेक्निक्स और ओनली वन ऑफ देम। आप फ्री राइटिंग किया, फिर क्लस्टरिंग, आपको सब कुछ इकट्ठा करना है, जो कुछ भी आपने बुक्स में से पढ़ा है, वेबसाइट पर से लिया है, इंटरनेट में से लिया है, सब कुछ को आपको क्लस्टर्स करना है, पूरा इकट्ठा करना है। और फिर यूजिंग ड्राफ्ट्स, जो कुछ भी आपने पढ़ा है, लिखा है, उनको आपको ड्राफ्टिंग करना है, लिखना है, थोड़ा प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में रखना है, तो उससे पूरा फर्स्ट ड्राफ्ट डेवलप्ड होता है। देन आता है एब्स्ट्रैक्ट। ये भी एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब कभी भी आप एब्स्ट्रैक्ट बनाओ, तब वो समराइजेज होना चाहिए, एक संक्षिप्त में होना चाहिए। यूजुअली 1 पैराग्राफ ऑफ 300 वर्ड्स और लेस, 250 से 300 शब्दों में होता है। आप कहीं पे भी पढ़िए मैगजीन में, तो उनकी जो नॉर्म्स है, उनके जो रूल्स है, जो इंस्ट्रक्शंस है, उसमें लिखा है कि आपको एब्स्ट्रैक्ट डालना है। एब्स्ट्रैक्ट आपका होगा तभी आपका पेपर ध्यान में लिया जाएगा, तो वो संक्षिप्त में होना चाहिए। द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ एंटायर पेपर, पूरा एब्स्ट्रैक्ट जब हम पढ़ते हैं तो पूरे पेपर के बारे में एक रफ आइडिया हमें मिल जाना चाहिए। इन ए प्रिस्क्राइब्ड सीक्वेंस दैट इंक्लूड्स, पूरा ये क्रम है। द ओवरऑल पर्पस ऑफ द स्टडी, जो पूर्ण आपका ध्येय था वो उसमें से पता चलना चाहिए। रिसर्च प्रॉब्लम्स के बारे में, जो आपने इन्वेस्टिगेशन किया, रिसर्च किया, उसके प्रॉब्लम के बारे में उसमें एक स्टेटमेंट रहना चाहिए। बेसिक डिजाइन, कौन सा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन लिया, कौन सा केस स्टडी के लिए डिजाइन लिया, ये स्टडी के लिए डिजाइन लिया, सर्वे के लिए लिया, वो आपको बताना है। मेजर फाइंडिंग्स, डेटा कलेक्ट करने के बाद जो फाइंडिंग्स मिले और ट्रेंड्स फाउंड एज अ रिजल्ट ऑफ योर एनालिसिस, उसके बारे में आपको बताना है। कौन सा स्टेटिस्टिकल, उनका इंडिकेशन कीजिए। मेजर फाइंडिंग्स है, कई बार क्या होता है कि कई रिसर्चेस ऐसा होता है कि 30 फाइंडिंग्स है, 30, तो ये 30 डालने की जरूरत नहीं है एब्स्ट्रैक्ट में, 1 या 2 ही फाइंडिंग्स डाल दीजिए। अ ब्रीफ समरी ऑफ योर इंटरप्रिटेशंस एंड कंक्लूजन्स, बहुत सारी आप चीज अपने और से कहना चाहते हैं सिस्टम को, पर ये एब्स्ट्रैक्ट में बहुत सारी नहीं कहनी है, 1 या 2 चीज आप कंक्लूजन्स या इंटरप्रिटेशन के माध्यम से डाल सकते हैं। तो ये सब चीजें जरूरी है। अब रिसर्च मेथोडोलॉजी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे कह सकते हैं कि पूरा रिसर्च पेपर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी। जब कभी भी रिव्यू होता है पेपर, तब रिसर्च मेथोडोलॉजी को रिव्यूअर, एक्सपर्ट ध्यान में लेते हैं। तो उसमें क्या ध्यान में रखना है कि जस्टिफिकेशन ऑफ द सैंपल टेक्निक्स एंड सैंपल साइज, क्यों आपने ये सैंपलिंग टेक्निक्स ली, जैसे कि क्लस्टर सैंपलिंग लिया, क्यों लिया क्लस्टर सैंपलिंग, उनकी सैंपल साइज क्यों इतनी ही ली। कई बार कई स्टडी ऐसे होते हैं कि पूरा गुजरात में उसका फाइंड करना है, उसका रिसर्च करना है, पर आपने सूरत ही ले लिया या फिर अहमदाबाद ही ले लिया। तो यहाँ पे आपको
ये जस्टिफाइड करना पड़ेगा कि सूरत में मैंने इसीलिए लिया है कि यहाँ पे मिक्स कम्युनिटी है। कई लोग अहमदाबाद के स्टूडेंट्स भी है जो पहले अहमदाबाद रहते थे या फिर सौराष्ट्र में रहते थे या फिर महाराष्ट्र से आए हैं सूरत में या फिर ओडिशा से आए हैं सूरत में। तो ये जो मिक्स था स्टूडेंट्स का, इसीलिए मैंने सूरत को पसंद किया। तो यू हैव टू जस्टिफाई, आपको अपना बचाव करना पड़ेगा। फिर प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग, उसमें मैंने अभी आपको बताया कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग है, सिस्टेमेटिक है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है, क्लस्टर है, मल्टीस्टेज क्लस्टर है। वो आपको बताना है क्यों सिंपल रैंडम सैंपलिंग लिया, क्यों क्लस्टर लिया, मल्टीस्टेज क्लस्टर क्यों लिया, वो आपको बताना है। उसका थियरी लिखना है, इसमें थोड़ा पूरी प्रोसेस प्रैक्टिकली लिखना है। फिर नॉन प्रोबेबिलिटी कई बार होता है, जैसे कोटा हुआ, जजमेंट हुआ, कन्वीनियंस हुआ, स्नोबॉल हुआ। जैसे हमारे एक स्टूडेंट है, वो कन्या केळवणी के बारे में स्टडी कर रही है। तो उनके पेरेंट्स का एटीट्यूड कैसा है अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए। वो प्राइमरी के भी स्टूडेंट्स हो गए, सेकेंडरी के भी हो गए, हायर एजुकेशन के भी हो गए। तो वो बच्चों को कैसे अपनी गर्ल चाइल्ड को पढ़ाते हैं, उनके बारे में उसको रिस्पॉन्स लेना है। तो पहले एक फैमिली को उन्होंने विजिट किया, फिर वो फैमिली ने दूसरे ऐसे फैमिली के बारे में बताया। ऐसे करके उसका पूरा सैंपल 54 फैमिली का हो गया। तो 54 गर्ल्स चाइल्ड के लिए उसने स्टडी किया। तो दैट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। पर पूरा कैसे किया वो उसके बारे में उसको बताना है। सिर्फ इतना लिख देना जरूरी नहीं है कि स्नोबॉल सैंपलिंग था। कैसे स्नोबॉल सैंपलिंग रहा पूरी प्रोसेस, वो बताना है। फिर डेटा कहाँ से मिला, प्राइमरी और सेकेंडरी कहाँ से मिला डेटा, उसके बारे में आपको बताना है डेटा कलेक्शन में। ये प्राइमरी है तो कौन सी मेथड आपने यूज की, क्वेश्चनरी की, इंटरव्यू की, ऑब्जर्वेशन किया, ग्रुप डिस्कशन किया, कौन सा किया। अगर इंटरव्यू किया है तो पर्सनल इंटरव्यू किया है, डेप्थ इंटरव्यू किया है, लॉन्ग इंटरव्यू किया है, वो आपको बताना होगा। ऑब्जर्वेशंस के बारे में अगर आपको है तो आपने डायरेक्ट अपने आप गए थे, आप पार्टिसिपेटरी आपके दोस्त को साथ में ले गए थे। ऑब्जर्वेशंस थ्रू इक्विपमेंट्स, कई बार कैमरा से ऑब्जर्व किया था आपने कि बच्चे अगर सुपरवाइजर नहीं है तो फिर भी वो ट्रूथफुली एग्जाम देते हैं, या फिर कोई गैजेट से, कैमरा से आपने वीडियोग्राफी किया है, फोटो लिया है, वॉइस रिकॉर्ड किया है। जैसे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलता है तो उन टीचर्स के लिए आपने रिसर्च किया कि कैसे वो बेस्ट बने एक सिंपल टीचर में से। तो वहां पे आपने उसका इंटरव्यू लिया है, उसका ऑब्जर्वेशन किया है, उसमें वॉइस रिकॉर्डर साथ में लिया है। वो एक आप अपने हिसाब से एक उसका वॉइस रिकॉर्ड करके ऐसे ऑथेंटिक आपका पूरा रिसर्च प्रोसेस है, उनका प्रूफ देते हैं आप। ग्रुप डिस्कशन आपने किया है तो सिंपल ग्रुप डिस्कशन किया है, या फिर बच्चों ने इंटरेक्ट किया है, पीयर ग्रुप डिस्कशन किया है, या फिर एक ही बच्चा का अपने जो 5-6 बच्चे हैं जिसको ज्योमेट्री में प्रॉब्लम है उनका ही ग्रुप डिस्कशन किया है, फोकस, दूसरे बच्चों को सैंपल में नहीं लिया है आपने। तो कैसे डेटा कलेक्ट हुआ है। अगर सेकेंडरी है आपका डेटा, देन डज द डेटा सोर्सेज आर रिलायबल एंड ऑथेंटिक। कई बार आपको बता दिया है कि ये बच्चों को आपको सैंपल के लिए लेना है, तो बराबर है कि नहीं वो आपको देख लेना है, ऑथेंटिक है कि नहीं। कई बार एक बार ऐसा हुआ था कि एक स्कूल में रिसर्चर गए और उसने बोला है कि मुझे 45 स्टूडेंट्स चाहिए। अभी वो क्लास में 32 स्टूडेंट्स ही थे स्टैंडर्ड 9th के। तो फिर 10th के बाकी 13 बच्चों को ले आए टीचर और बिठा दिया कि आपका 45 का सैंपल हो गया। तो रिलायबल नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है। तो वो भी जरूरी है कि आपको सेकेंडरी है अगर, तो वो भी आपको सोचना पड़ेगा। अब आप रिसर्च डिजाइन जो ले रहे हैं वो कौन सी आपने रिसर्च डिजाइन ले, ये सब आपने थियोरेटिकल जाना होगा
कि एक्सप्लोरेटरी है, डिस्क्रिप्टिव है, सर्वे है, एक्सपेरिमेंटल है, कॉजल डिजाइन है, फिर केस स्टडी है, क्रॉस सेक्शनल डिजाइन है, टाइम सीरीज डिजाइन है, लॉन्जिट्यूडनल डिजाइन है। पर उनमें से कौन सी डिजाइन और क्यों डिजाइन, वो आपको अपने रिसर्च पेपर में दिखाना है। तो इसीलिए रिसर्च मेथोडोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है। टेक्निक्स और सैंपल साइज के लिए सबसे ज्यादा आपको अपना जस्टिफिकेशन देना है कि क्यों ये सैंपलिंग टेक्निक्स लिया, क्यों ये सैंपल साइज लिया, क्यों ये रिसर्च डिजाइन आपने चूज की, उसके बारे में आपको बताना है। उसमें सबसे जो डाउटफुल चीज रहती है वो है बिब्लियोग्राफी। ढेर सारे मतांतर है, उसमें डिस्प्यूट्स है, पर अगर हम ये दो स्टाइल को फॉलो करें, एमएलए और एपीए, देन आई थिंक देयर विल बी नो डाउट। राइटिंग अ साइंटिफिक बिब्लियोग्राफी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर लिखते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपको समझना। जैसे रिसर्च का पूरा मेथोडोलॉजी आप पढ़ते हैं, सीखते हैं, वैसे बिब्लियोग्राफी को भी पढ़ते हैं। कई बार क्या होता है कि लास्ट स्टेज में है ना, बहुत लोग ध्यान में नहीं देते बिब्लियोग्राफी को, पर उसके कारण भी रिजेक्ट होते हैं पेपर कि आपने बिब्लियोग्राफी बराबर नहीं लिखा है, प्रेजेंट नहीं किया है। तो वो भी ध्यान में रखिए कि लास्ट में कई बार वो है ना, रनर होता है, वो लास्ट में अगर विनिंग पोस्ट पर पहुंच जाता है तो स्लो हो जाता है, तो उसमें हार जाता है। ऐसा हमारे रिसर्च पेपर के साथ भी होता है। तो many research papers are rejected only because of authors or researchers have not prepared bibliography systematically, बराबर नहीं बनाया। तो दो स्टाइल आपको फॉलो करना है, पर उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि अल्फाबेटिकली उसको डालना है। अगर गुजराती में लिखते हैं तो कक्का बारखड़ी प्रमाणे, और इंग्लिश या हिंदी में लिखते हैं तो वहां पे भी आपको अल्फाबेटिकली करना है, एबीसी के ए टू जेड के क्रम में। कई बार इंग्लिश, फॉरेन लैंग्वेज और ह्यूमैनिटीज क्लासेस होते हैं तो वो लोग मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन स्टाइल फॉलो करते हैं, एमएलए। अभी लेटेस्ट है एमएलए स्टाइल। और सोशल साइंस और एजुकेशन के फील्ड में होते हैं वो ज्यादातर एपीए स्टाइल फॉलो करते हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल है। वेबसाइट पर एपीए स्टाइल इतना आप वर्ड डालते हो तो पूरा थियरी जो लेटेस्ट स्टाइल है उनके नॉर्म्स और रूल्स है वो आपको पता चल जाते हैं। उसके हिसाब से आप जो कोई मैगजीन में आप अपना आर्टिकल लिख के भेजना चाहते हैं, मेल करना चाहते हैं, उनके रूल्स और रेगुलेशन देख लीजिए, कौन से एडिशन को आपको फॉलो करना है, एपीए या फिर एमएलए के। उसके हिसाब से आप अपना रिसर्च पेपर का बिब्लियोग्राफी तैयार कीजिए। सबसे चैलेंजिंग है कि कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि किसी को पता नहीं कि हम प्लेगारिज्म कर रहे हैं। तो प्लेगियरिज्म वो डुप्लीकेशन है, उससे आप बचिए। कई बार सेल्फ प्लेगियरिज्म भी है, तो वो क्या चीज है, अभी नया नया चल रहा है, उसका सॉफ्टवेयर भी आता है कि आप पूरा थीसिस सबमिट करवाते हैं, पूरा रिसर्च पेपर सबमिट करते हैं तो मशीन ही बता देता है, कंप्यूटर ही बता देता है, सॉफ्टवेयर ही बता देता है कि कितना डुप्लीकेट किया है इसमें। तो एन एक्ट और इंस्टेंस of using or closely imitating the language and thoughts of another author without authorizations। अभी मैंने रामी साहब का जहां भी स्लाइड लिया है, उनका नॉलेज लिया है, उनका इंफॉर्मेशन लिया है, तो वहां पे मैंने इंडिकेट किया है हर स्लाइड में कि रिटाइप फ्रॉम रामी 2019 वर्कशॉप नोट्स। उनको मैंने टेलीफोनिक टॉक किया उनके साथ कि आपका ये स्लाइड मुझे ऐसा लगा कि आई वांट टू शेयर इट, अगर आप परमिट करें तो उसने परमिट किया, इसीलिए मैं यूज कर सकता हूं। पर कई बार लाइसेंस्ड होते हैं, आपको पता नहीं होता कि ये इमेज आप नहीं ले सकते, उनको आपको पहले पूछना पड़ेगा,
फिर आप ले सकते हैं, अगर वो परमिट करे तो। वो कहे कि इट इज माई ग्रेटिट्यूड कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जाने, तो फिर हम इसका यूज कर सकते हैं, पर अपने हिसाब से हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो जो रिसर्च पेपर बनता है उसमें आप वही लैंग्वेज, वही डेफिनेशन, वही थॉट्स आप दूसरे के डाल देते हैं, तो दैट इज प्लेगियरिज्म ऑफ दैट ऑथर्स वर्क एज वंस ओन। आप अपना बता देते हैं। कई थीसिस ऐसे हुए हैं ऑल ओवर इंडिया, गुजरात में ऐसे हुए हैं कि एक टाइटल पे काम हुआ है, फ्रंट पेज नाम कुछ बदल दिया, पूरा वर्क वही मिलता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तुरंत ही डिग्री है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे भी यही नॉर्म्स है। पूरा प्लेगियरिज्म का पूरा यूजीसी ने गाइडलाइन दिया है कि अगर आपने डुप्लीकेट किया किसी के वर्क का, थीसिस का, डिसर्टेशन का या फिर रिसर्च पेपर का, योर वर्क इज रिजेक्टेड। कई बार तो ऐसा होता है कि उसके जॉब पर भी उसकी इफेक्ट होते हैं। यूजीसी गाइडलाइन आप पढ़िए, देखिए। एज बाय नॉट क्रिएटिंग ओरिजिनल ऑथर, क्रेडिटिंग द ओरिजिनल ऑथर। आई हैव टू गिव क्रेडिट टू डॉक्टर रामी कि भाई उन्होंने ये तैयार किया है, मैं उनको शेयर कर रहा हूं आपके साथ, बाकी ये नॉलेज उनका है। वैसे रामी साहब ने अगर प्रेजेंटेशन में किसी के पास से लिया है तो वो उनके साथ बात करके यहाँ पे बात करते हैं, तो दैट इज नेसेसरी। तो यहाँ पे लिंक दिया है dictionary.reference.com, वहां पे आप डालिए पूरा पेपर, तो आपको पता चलेगा कि कितना 30% डुप्लीकेशन है, 70% है, 30% तक चलता है, कोई आपको नहीं है। पर प्लेगरिज्म तो रहता है थोड़ा ज्यादा। कई बार हम अननोनली कई डेफिनेशन या फिर वर्ड्स यूज कर लेते हैं, जैसे कि पब्लिश और पेरिस में ऐसा बोलता हूं कि आप पब्लिश कीजिए या फिर आप गुम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो मैंने कहीं पे सुना और मैं यहाँ पे यूज करता हूं, पर ये जिसने किया है वो बोले कि डॉक्टर भावेश मोदी ने ये प्लेगरिज्म किया। पर चलेगा, 30% तक चलेगा। दूसरा कि उरकुंट है, उससे भी पता चलता है कि प्लेगरिज्म है कि नहीं। आप वो सॉफ्टवेयर में भी डाल दीजिए तो उससे पता चलता है। सेल्फ प्लेगरिज्म भी है, रिसाइकलिंग फ्रॉड जिसको हम कहते हैं कि एक बार हमको डिग्री मिल गई, वो डिग्री पर हमने बुक बना दी, वही डिग्री वही थीसिस पर कई लोग बुक बना देते हैं, इसमें से 2-3 आर्टिकल बना देते हैं, रिसर्च पेपर बना देते हैं, तो ये नहीं चलेगा अब। रिसाइकलिंग फ्रॉड, क्योंकि आपका शोध गंगा या फिर अलग अलग कई सारी साइट्स है जहां पे आप अपना काम सबमिट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक बार डेटा आपका सॉफ्ट कॉपी आ गया है, जैसे ही आप अपने नाम से फिर से डालेंगे तो क्या होगा कि ये तो मिसयूज हो गया, रीयूज हो गया। सेल्फ प्लेगरिज्म हम ऐसा बचाव करते हैं कि मेरा खुद का है, मैंने फिर से डाला है, तो आपको थोड़ा चेंज करके उसको एलोबरेट करके उसको थोड़ा टेक्निकली चेंज करके उसको फिर से डालना है तो ठीक है। तो यहाँ पे कितना है कि रीयूज ऑफ द सिग्निफिकेंट आइडेंटिकल और नियरली identical portions of one's own work without acknowledging that one is doing so or without citing the original work। जैसे मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मोदी 2006 ऐसा रिसर्च किया था, मैं अपना ही रिसर्च के बारे में उसका रिव्यू करता हूं, पर मैंने 2006 में किया था, अब 2020 में मेरी सोच अलग है रिव्यू की, तो वो चलेगा। तो आप थोड़ा चेंज कर दीजिए, तो फिर आप प्लेगरिज्म से बच सकते हैं। आर्टिकल्स ऑफ द नेचर आर ऑफन रिफर्ड टू एज द डुप्लीकेट और मल्टीपल पब्लिकेशंस। तो आप अपना वही अनचेंज्ड कोई भी आपका जो इंफॉर्मेशन है वो अगर आप सेंड करते हैं तो तुरंत ही वो सेल्फ प्लेगरिज्म में आ जाएगा, तो उससे आपको बचना है। आप सभी लोगों के साथ ये शॉर्ट टर्म कोर्स में हाउ टू राइट रिसर्च पेपर के बारे में डिस्कशन करना अच्छा लगा मुझे। मैंने डॉक्टर आर एस पटेल सर की फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ रिसर्च हैंडबुक है
उनका रेफरेंस लिया, उसको मैंने अपने वर्ड्स में डाल के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के आपको समझाने का प्रयत्न किया है। तो उसके लिए मैं स्वर्गस्थ डॉक्टर RS पटेल सर को धन्यवाद कहता हूँ। डॉक्टर गौरांग रामी साहब हमारे वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है, उनकी भी मुझे ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बहुत मदद मिली। 2-3 दिन उनके साथ डायलॉग करता रहा, थोड़ा समझता रहा और आपके लिए ये मैंने प्रेजेंटेशन तैयार किया। खास करके मैं HRDC टीम में डॉक्टर जगदीश जोशी सर, डॉक्टर प्रीति मैयाणी जी, डॉक्टर ब्रह्मभट्ट जी, इन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप सभी लोगों के साथ हाउ टू राइट रिसर्च पेपर के बारे में बात कर सकूं और आप अच्छा एक बेहतर रिसर्च पेपर राइटिंग कर सके। इसके लिए मैं जो कुछ भी जानता था वो मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी रिसर्च पेपर है वो सिर्फ हम ये जानने के लिए ना करें कि क्या परिणाम मिलता है, क्या रिजल्ट मिलता है, फैक्ट फाइंडिंग मिशन के लिए नहीं करना रिसर्च। पर अभी रिसर्च ये जरूरी है रिसर्च के लिए कि हम जो जानते हैं और उसके बाद हमने जो रिसर्च किया उनके कारण हम ये पूरी प्रोसेस में और क्या जान सके। जैसे कि ये मैंने शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए ये लेक्चर लिया, ऑनलाइन लेक्चर लिया, तो ये पूरी प्रोसेस में मुझे ये सोचना है, मुझे ये रिसर्च करना है कि मैंने क्या लर्न किया है पूरी प्रोसेस में। यही मेरा रिसर्च रहेगा। तो 2 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें 2 चीजों को जोड़ना है कि जो हम जानते थे वो, और ये जो जानने की रिसर्च की पूरी प्रोसेस में हमने जो जाना वही हमारे लिए रिसर्च है। वो अच्छा रहा बुरा रहा वो तो इवेल्युएट करने वाले रिव्यूअर है, वो कर देंगे, वो पास करेंगे या फिर रिवाइज करेंगे, हम फिर से मेहनत करेंगे। 2200% हम मेहनत करके फिर से जाएंगे, फिर से सबमिट करवाएंगे। तो ये सब मोटिवेशन हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने रिसर्च के लिए पुनः पुनः प्रयत्न करें। एक बार अगर रिजेक्ट होता है पेपर तो आप अपनी हिम्मत मत हारिए, फिर से तैयार कीजिए। जो कुछ भी सजेशंस है उनके लिए आप ट्रूथफुली फेथफुली मेहनत कीजिए और फिर से सबमिट करवा लीजिए। ऐसे ही आपका शेपिंग होएगा, आपका रिसर्चर एक अपनी इमेज बनेगी, आपका लर्निंग प्रोसेस होगा। तो आप सभी को ढेर सारी शुभेच्छाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। आप अच्छे रिसर्चर बने, आप अच्छा रिसर्च पेपर बनाए और कहीं पे आपको याद रहे कि ये बंदे ने आपको थोड़ा कुछ सिखाया था, तो मैं अपने आप को बहुत ही धन्य समझूंगा। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय, हैव ए ग्रेट टाइम। थैंक यू।